हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार, राधे राधे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो चलिए शुरू करते हैं सौरभ जी। बिल्कुल। बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू आस्क कि आपको स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के तीनों डीपीपीज मिल गए? परसों मुझे एक बच्चे ने भेजा था कि मैम नहीं मिला है अब तक। मैंने कहा यार दे चुकी हूँ मैं। यस। गुड मॉर्निंग। डीपीपीज मिल गए बेटा तीनों स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन के? मॉड्यूल बेटा किसी भी ईयर के चलेंगे, बस देखना विद टाइम मॉड्यूल्स में सुधार होते गए, बस इतना सा है। नहीं रमेश, आई एम सो सॉरी। यस, मिल गए हैं। और आज वाले में भी मैं देख रही थी कि नो डीपीपी दिखा रहा है। आज वाले में भी बेटा डीपीपी मिल जाएगी। मैं डीपीपी ये परसों ही दे चुकी हूँ, मुझे नहीं पता क्यों, शायद अपलोड होने में अभी डिले होगा। आज और कल दोनों डीपीपीज बेटा मैं ऑलरेडी 2 दिन पहले दे चुकी हूँ, आपको मिल जाएंगी। ठीक है। यस मैम, प्लीज टियारा लगा लो। शोभित, ये पक्का लक्ष्य का बच्चा है मेरा। मेरे को इन लोगों ने ये टियारा टियारा लगाना सिखा दिया है। क्राउन ले आओ मैडम आप। क्राउन तो नहीं मिला, सो आई वॉट टियारा। अब ये खराब हो गया यार। मैं तो सिलेक्शन का वेट कर रही हूँ, अब तुम लोग ही तो लेकर आओगे ना। कम बैक किट किसी की नहीं आई है। 1 हफ्ते का मैंने टाइम बोला था बेटा, है ना। आज थर्सडे हुआ है, सैटरडे तक वेट कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। कम बैक किट इंग्लिश में आ गया है, तो प्लीज़ आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिएगा। वो हिंदी में रिप्लेस करेंगे, जो भी वो करेंगे कर देंगे। आ जाओ। चलिए, खराब हो गया यार, 2 साल से इससे काम चला रही हूँ मैं। चलिए। डीपीपी बहुत कम है बेटा, 36 क्वेश्चन दिए हैं मैंने 3 डीपीपीज में, फर्स्ट चैप्टर में। सेकंड वाले में भी मैंने कुछ 25-30 के अराउंड क्वेश्चंस दिए हैं। हाँ, सेकंड वाले में मैंने कुछ 25-30 के अराउंड क्वेश्चंस दिए हैं बेटा। हाँ, बढ़े आगे, स्टार्ट करें न्यू चैप्टर। एक मिनट, मुझे कुछ टिक करना था। तो ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जिसमें मुझे चाहिए 2 लेक्चर्स। ठीक है, 2 लेक्चर्स में बेटा आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 लेक्चर्स में आपका ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म हो जाएगा। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन आप लोगों ने अटेंड कर ही ली है। बैचेस में आपका ये चैप्टर हो ही चुका है। मुझे फिर भी मैं सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ाते हुए चलूंगी। ठीक है, सो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आज की क्लास में बेटा हम बात करेंगे सबसे पहले कितने क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से नीट में, आपको पता है। इस चैप्टर से बेटा आपके नीट में आते हैं 1 से 2 क्वेश्चंस। ठीक है, इस साल अगर हम बात करें 2025 की, तो बायोमोलिक्यूल्स नहीं था बेटा। बायोमोलिक्यूल्स तो बाद में होगा ना, पूरा ह्यूमन फिजियोलॉजी, देन एनिमल किंगडम, देन बायोमोलिक्यूल्स, फिर क्लास 12th। ठीक है, यहाँ पढ़ाएं हम नहीं पढ़े। अमरजीत मैं पढ़ाऊंगी बेटा, कैसी बातें कर रहे हैं, सब कुछ पढ़ाऊंगी। आज हम बात करेंगे सबसे पहले परिचय की, फिर श्वसन के अंग क्या क्या होते हैं किस किस ऑर्गेनिज्म में, फिर हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि, और फिर हम बात करेंगे गैसों का विनिमय। ठीक है, 1 या 2? अंजलि पूछ रही मैडम 1 क्वेश्चन आता है या 2 क्वेश्चन आता है? बेटा 2025 में अगर हम बात करें तो इस चैप्टर से अकेला 1 क्वेश्चन नहीं आया था। इससे सर्कुलेशन से एक्सक्रीशन और लोकोमोशन, चारों चैप्टर मिलाकर के 1 क्वेश्चन आया था, मैच दी फॉलोइंग। ठीक है, लेकिन कुछ ऐसे भी साल है जब यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आए हैं, तो हम हमेशा एक रेंज लेकर के चलते हैं। ठीक है ना। ठीक है, यस प्रिया, डाइजेशन आपके सिलेबस से हटा दिया गया है। बात करें परिचय की, होता क्या है श्वसन बेटा? तो श्वासन और श्वसन 2 ऐसे शब्द हैं बेटा जिनको हम जनरली इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं। इंटरचेंजेबली मतलब हम श्वासन को ही श्वसन या श्वसन को ही श्वासन बोल देते हैं, हम दोनों को एक ही शब्द मान करके चलते हैं, पर ऐसा नहीं होता है। श्वासन जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग, और श्वसन जिसे हम कहते हैं रेस्पिरेशन, इन दोनों में बेटा अंतर है।
ब्रीदिंग क्या होता है? सिंपल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। ठीक है, ब्रीदिंग क्या है बेटा आपका? बच्चे ने, किसी ने कहा था मैडम आप लिख के पढ़ाओ, तो हमने कहा ठीक है भैया, हो सकता है बच्चे को डाउट हो कि हमारी मैडम जल्दी नहीं पढ़ा सकती है, इनको आता ही नहीं है, ये शायद भूल जाती होंगी इसे लिख के ले आती हैं। ठीक है, मैं तो टाइम बचाने के लिए लाती थी। तो श्वासन में बेटा 2 स्टेप्स होते हैं, एक होता है अंतः श्वसन, देखो बोलते हैं हम इसको अंतः श्वसन ही है, ठीक है, या इनहेलेशन, जिसमें बेटा हम ऑक्सीजन युक्त वायु या ऑक्सीजन रिच एयर को हम अंदर लेते हैं, ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लेते हैं। ठीक है, और दूसरा बेटा जो इसका स्टेप होता है श्वासन का, वो होता है आपका निश्वसन, या इसी को बेटा हम बहिश्वसन भी बोल देते हैं। ठीक है, इसे हम एक्सहेलेशन भी बोल देते हैं। और एक्सहेलेशन क्या होता है बेटा? एक्सहेलेशन होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिच वायु को बाहर निकालना। ठीक है, तो जो बहुत सिंपल में, बहुत सिंपल शब्दों में अगर मैं बेटा बात करूं, श्वासन या ब्रीदिंग क्या होता है बेटा? सिंपल टर्म्स में इट इज सांस लेना। ठीक है, तो जो आप सांस ले रहे हो मतलब आप श्वासन कर रहे हो। ठीक है, दूसरी तरफ बेटा, हाँ, शॉर्ट नोट्स अब बनाने ही नहीं है। अगर आपके पास ऑलरेडी नोट्स हैं बेटा, तो आप केवल नोट्स सामने रख के पढ़ाई करिए और मेरे लेक्चर्स को ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सुनी हुई बातें ही आपको एग्जाम सेंटर में पेपर देख करके, क्वेश्चन देख करके याद आएंगी। यस फरकान खान, बिल्कुल सही है। अब श्वसन क्या होता है बेटा? तो श्वसन एक बड़ा प्रोसेस है, ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है, बायोकेमिकल रिएक्शन है, ठीक है, या बायोकेमिकल प्रोसेस है। जैव रासायनिक प्रक्रिया इसको हमने क्यों बोला? क्योंकि जीवों के अंदर होने वाली कई सारी केमिकल रिएक्शंस बेटा इसमें इन्वॉल्व होती हैं। और जो आपका श्वसन होता है ये 5 स्टेप में पूरा होता है। ठीक है, और इसमें बेटा सबसे पहला जो स्टेप है वो है फुफ्फुसीय संवातन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या है? फुफ्फुसीय संवातन, जिसको बेटा हम श्वासन भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो श्वसन का सबसे पहला स्टेप क्या है बेटा? सांस लेना। ठीक है, जिसमें हमने ऑक्सीजन रिच एयर को अंदर लिया। अब ये जो वायु बेटा आपकी ऑक्सीजन रिच आपने जो अंदर ली है, ये आपकी कहाँ पहुंच गई बेटा? ये पहुंच गई आपके कुपिका में, फेफड़ों में। तो दूसरे स्टेप में होता है बेटा कुपिका व रक्त के बीच गैसों का विनिमय। तो जो ऑक्सीजन आपने अंदर ली है वो आपके कुपिका से रक्त में चली जाएगी, और बदले में बेटा जो रक्त कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के आया वो कुपिका में आ जाएगा। 2x स्पीड पर लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, इनको ये भी फास्ट लगता है बेटा, अपना अपना है, इसमें कोई बुराई नहीं है। नंबर आने चाहिए, आप चाहे 1 घंटे में टॉपिक क्लियर करो, चाहे आप 1 दिन में क्लियर करो, नंबर बनने चाहिए एट द एंड बस। तीसरा बेटा, ये जो गैसें ली गई हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन ली गई है इसका परिवहन होगा कहाँ की तरफ? ये बेटा परिवहन होकर के पहुंच जाएगी आपके शरीर के कोशिकाओं या ऊतक तक। चौथे स्टेप में बेटा इस रक्त और ऊतक के बीच, क्योंकि अब गैस कहाँ पहुंच गई है? ऊतक के पास, ऊतक के बीच बेटा गैसों का परिवहन होता है। तो ऑक्सीजन आपके रक्त से ऊतक में चली जाएगी, बदले में बेटा ऊतक के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है वो रक्त में आ जाएगी। और 5वें स्टेप में होता है बेटा आपका कोशिकीय श्वसन। क्या होता है आपका? कोशिकीय श्वसन, जिसे हम बोलते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन। ये 5 स्टेप बेटा श्वसन के बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। कुपिका और रक्त के बीच में, रक्त बेटा केशिका ही हो सकता है ना, रक्त लेकर के कौन आ रहा है? केशिकाएं लेकर आ रही है ना अंकित, तो गलत नहीं है, आप रक्त भी लिखोगे केशिका भी लिखोगे, एक ही बात है। आप रक्त वाहिनी लिख दो इसको, ठीक है, आपकी तसल्ली के लिए मैं इसको रक्त वाहिनी कर देती हूँ। ठीक है, ये केशिका हो सकती है ना, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए ये 5 स्टेप क्लियर हो गए। अब कोशिकीय श्वसन में क्या होता है बेटा? कोशिका के अंदर, हैप्पी बर्थडे साहिल, कोशिका के अंदर बेटा क्या हो रहा है? कोशिका के अंदर इस C6H12O6 को, यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ करके CO2, वाटर और बहुत सारी ऊर्जा बन रही। ठीक है, हाँ, यस, एनर्जी किस में बनेगी? अरे यार, एनर्जी बेटा बनेगी आपके लास्ट वाले स्टेप में। ठीक है, एनर्जी यहाँ पे बनती है।
डन, क्लियर है? ये हो गया आपका इंट्रो। अब इसी इंट्रो में आपको एक चीज और बताओ। अच्छा, इसके बाद आपका अगला स्टेप आ जाता है श्वसन के अंग। अब अलग अलग जीवों में अलग अलग श्वसनांग होते हैं, और किसी भी जीव में कौन सा श्वसनांग होगा ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो श्वसनांग बेटा निर्भर करता है दो चीजों पे। किस पर निर्भर करते हैं कि किसी भी जीव में क्या श्वसनांग होगा बेटा? ये निर्भर करता है सबसे पहले तो आवास, हैबिटेट। जीव पाया कहाँ जा रहा है? जमीन पे रह रहा है, पानी में रह रहा है, बिल में रह रहा है, हवा में उड़ रहा है, पेड़ में रह रहा है, कहाँ रह रहा है? ठीक है अंशु, यार तुम लोग हमेशा ये क्यों पूछते हो मैडम? इससे क्लियर हो सकता है क्या? इससे तुम्हारे क्वेश्चंस बनने लग जाएंगे, और जितने ज्यादा तुम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे तुम्हारा नीट क्लियर होने की संभावना उतनी ज्यादा बढ़ता है। ठीक है, तो मैं फिर बोलती हूँ कि मुझसे ना बार बार ये मत पूछा करो कि मैडम ये होने से हो जाएगा क्या क्लियर, आपका ये लेक्चर अटेंड करने से हो जाएगा क्लियर? बेटा लेक्चर तुम मेरी तरफ से 10 अटेंड कर लो एक ही टॉपिक के, नहीं होगा जब तक आप उस लेक्चर पर बेस्ड या उस टॉपिक पर बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं करते, तब तक नहीं होगा। और क्वेश्चंस आपके अगर बनने लग जाए, यस प्लीज टेल मी मैम, मुझे पावर क्या था शिवानी बेटा, मेरे को आपका कमेंट ही मैम, लिसन केयरफुली दिस, पावर BA करके फिर रुक गया आपका। हाँ, दूसरा बिल्कुल सही है, आपके लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यानी कि आपके संगठन के स्तर पर निर्भर करता है। ठीक है, कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। ठीक है, तो दो चीजों पर किसी भी जीव का श्वसनांग क्या होगा वो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला वो रहता कहाँ है, दूसरा उसका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है। अब इसके हिसाब से बेटा अगर हम बात करें तो आपका संघ पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, सिर्फ सुनो शांति से बैठ के, और क्लास खत्म होने के बाद शाम को, तब तक DPP में लगवाई दूंगी, क्यों नहीं दिए मुझे नहीं पता, 3 दिन पहले 2 दिन पहले देने के बाद भी। फिर प्लेटियल मेंथिस, एसके हेलमिंथिस, इन सभी में अगर हम बात करें बेटा तो इन सभी में श्वसनांग बेटा आपके शरीर की सतह से सिंपल डिफ्यूजन द्वारा, ठीक है, शरीर सतह से सरल विसरण विधि द्वारा श्वसन इनमें होता है। ठीक है, सिंपल डिफ्यूजन से बॉडी के सरफेस से अंदर बेटा अगर रिएक्शंस हो रही तो कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, बाहर DPP आ गई, वेरी गुड, बाहर आपका ऑक्सीजन ज्यादा है तो अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर चली जाएगी अधिक से कम सांद्रता की तरफ, बाहर से ऑक्सीजन अंदर आ जाएगी। ठीक है, इसमें तो ऐसा हो गया। आगे हम बात करें बेटा आपके संघ एनिलिडा की, फिर आर्थ्रोपोडा की, मोलस्का की, एकाइनोडर्मेटा की, हेमिकॉर्डेटा की। इनमें बेटा अगर हम बात करें श्वसनांग क्या क्या होते हैं, तो एनिलिडा में बेटा नम त्वचा से श्वसन होता है। ठीक है, इसको हम त्वचीय श्वसन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कह देते हैं। आर्थ्रोपोडा में बेटा अलग अलग जीव, क्योंकि बहुत बड़ा वो है ना, ये बड़ा संघ है तो इसमें अलग अलग तरीके के हैबिटेट में जीव पाए जाते हैं। तो इनमें श्वास नाल से भी होता है। ठीक है, जो ट्रैकिया हमने कॉकरोच में पढ़ा था याद होगा ना, तो इनमें श्वास नाल से बेटा आपका श्वसन होता है। मेन आपका यही है। ठीक है, बाकी सबको अब तुम छोड़ भी दोगे तो चलेगा। मेन आपका इसके अंदर क्या आता है, कॉकरोच। कॉकरोच क्योंकि आपके सिलेबस में, तो इसलिए आपको उसमें पता होना चाहिए कि इनमें श्वास नाल के थ्रू श्वसन होता है। ठीक है, लेकिन बाकी इसमें अगर हम बात करें तो जो पानी में रहते हैं उनमें क्लोम भी है, पुस्त क्लोम भी है, पुस्त फुफ्फुस भी है। ठीक है, तो इनमें कई सारे तरीके के पुस्त क्लोम, बुक लंग्स, पुस्त फुफ्फुस। ठीक है, मोलस्का में अगर हम बात करें बेटा तो इनमें क्लोम पाए जाते हैं जिनको हम टीनिडिया भी बोल देते हैं। इकाइनोडर्मेटा में बेटा जो इनका जल परिवहन तंत्र होता है
परिसंचरण, वाटर वैस्कुलर सिस्टम ना, वैस्कुलर को संवहन, जल संवहन तंत्र के द्वारा ही ये श्वसन करते हैं। हेमिकॉर्डेटा में भी क्लोम पाए जाते हैं, गिल्स पाए जाते हैं। आखिरी अगर हम देखें इसमें आपका कॉर्डेटा, तो संघ कॉर्डेटा बेटा बहुत बड़ा है। इसके अंदर भी आपकी हम बात करें अगर पिसीज वर्ग की, जिसमें मछलियां आ जाती हैं आपकी, ठीक है। इसके अलावा आपके उभयचर हो गए, उभयचर से इस साल नीट में क्वेश्चन आया हुआ है। सरीसृप हो गए, पक्षी हो गए और आपके स्तनी हो गए। इन तीनों में तो बेटा फेफड़े होते हैं, ठीक है, इन तीनों में तो फेफड़े होते हैं। उभयचर में बहुत सारे अलग अलग नम त्वचा से ये श्वसन करते हैं, ठीक है, नम त्वचा से श्वसन करते हैं, फेफड़ों से श्वसन करते हैं, ये आपके मुख ग्रसनी गुहा से श्वसन करते हैं, बक्कोफेरिंजियल कैविटी। इसके अलावा बेटा अगर हम उभयचर में मेंढक के अगर हम लार्वा की बात करें, मछली जैसा है, वो बेटा आपके क्लोम से श्वसन करेगा। और मछलियां जितनी भी हैं बेटा वो सारी की सारी आपके क्लोम से श्वसन करती है। अब इसी में बेटा जो पक्षी होते हैं, पक्षी में फेफड़ों के साथ कुछ एडिशनल वायु सैक भी, वायु कोश भी लगे रहते हैं, एयर सैक है ना, जो उनको मदद करते हैं। तो पक्षियों में बेटा वायु कोश भी लगे होते हैं फेफड़ों के साथ, ठीक है। ये हो गया बेटा आपका, थैंक यू सो मच साहिल, ये हो गया बेटा आपका श्वसनांग। श्वसनांग के बाद बेटा आपका अगला टॉपिक आता है मानव श्वसन तंत्र। मानव श्वसन तंत्र से बेटा बढ़िया क्वेश्चंस बनने की संभावना है। तो मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या आता है? सबसे पहले तो एक जोड़ी फेफड़े आते हैं, ठीक है। फेफड़े जो है बेटा आपके वक्षीय गुहा में पाए जाते हैं। फेफड़े जो आपके वक्षीय गुहा में है, इस वक्षीय गुहा की आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा श्वसनांग में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसमें एक जोड़ी फेफड़े हैं, ठीक है। ये जो बेटा फेफड़े होते हैं ये आपके वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं, ठीक है। वक्षीय गुहा जो कि एक वायुरोधी गुहा है, एयर टाइट चैम्बर है, ठीक है। इसमें बेटा ये स्थित होते हैं, वक्षीय गुहा में स्थित होते हैं। वक्षीय गुहा की आपको बाउंड्रीज पता होनी चाहिए। वक्षीय गुहा की जो बाउंड्रीज हैं बेटा, ये कैसे बनती हैं? ये बनती है आपके अग्र में, यानी कि आगे की तरफ बेटा बनती है आपके क्लेविकल से, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ठीक है। पश्च में बेटा या नीचे की ओर ये बनती है आपके डायाफ्राम से, ठीक है। आगे की तरफ अगर हम बात करें, अग्र भाग में बेटा ये बनती है आपके उरोस्थी प्लस उरोस्थी से जुड़ी हुई पसलियों से, ठीक है। उरोस्थी प्लस पसलियां इसका अग्रभाग बनाती हैं। पृष्ठ में अगर हम बात करें, पीछे की तरफ इसमें वक्षीय कशेरुकी होती हैं। वक्षीय कशेरुकी के साथ साथ भी आपकी पसलियां जुड़ी होती हैं, ठीक है। और साइड में अगर हम बात करें, दोनों साइड्स में यानी कि लेटरल पार्श्व भाग में बेटा इसमें पसलियां पाई जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गए बेटा आपके वक्षीय गुहा के अंदर फेफड़े। अब आपके वक्षीय गुहा में फेफड़े इस तरीके से स्थित है। साक्षी कह रही मैम प्लीज लिखा हुआ लाइए। चिंता मत करो बेटा, तुम्हारा 2 लेक्चर मिलेंगे अपने को, 2 लेक्चर में तुम्हारा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगी ना, क्या दिक्कत है? यस। अब बेटा आपके जो फेफड़े होते हैं वो वक्षीय गुहा में इस तरीके से स्थित होते हैं कि हाँ बहुत मजा आ रहा है, ऐसा लग रहा है मैडम सब कुछ पड़ा हुआ है, बस यही लगना चाहिए। लेकिन सब कुछ पड़ा हुआ लगने के बाद भी आपको सुनते रहना है बेटा, सुनना नहीं छोड़ना है, क्योंकि सब कुछ पड़ा हुआ है और दोबारा खुद से पढ़ने का मन नहीं करेगा, क्योंकि लगता है ये तो आता है ये तो आता है। लेकिन बेटा प्लीज क्लास पूरी देखिएगा, क्योंकि जो पढ़ा हुआ है वो मेरे थ्रू आपका रिवाइज हो जाएगा। अब बार बार देखो कितनी बार हम पढ़ चुके हैं, बैच में हम पढ़ चुके हैं, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम पढ़ चुके हैं, ये मिशन 100 हम पढ़ रहे हैं। आने वाले टाइम में उम्मीद भी कोई ना कोई आपको पढ़ाई देगा। इसके अलावा आप चाहें मन नहीं करे कुछ पढ़ने का तो बस ईयरपॉड्स लगाइए और पॉडकास्ट सुन लीजिए। कुछ देखने का मन कर रहा है कि फोन में देख के कर सकता हूँ, कॉपी किताब उठाने का मन नहीं है तो आप माइंड मैप लगा लीजिए, बस पढ़ते रहिए। और मैं तो कहूंगी सुनते रहिए और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए बस, ठीक है। मिश्रा शिवांग बोल रहे मैम ये आता है बेटा, मुझे पता तुम्हें सब कुछ आता है, सब कुछ आता है, लेकिन बस ओवर कॉन्फिडेंस से मत जाओ। ये मत सोचना कि मुझे आता है तो अब मैं नहीं पढ़ूं, नहीं बेटा, जो आता है वो भी पढ़ना है, जो नहीं आता है वो ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। हाँ
9 पेयर जो लिखाया था वो सही बेटा मैंने बैच में करवा दिया है, ठीक है, कोई दिक्कत? हाँ, हैंड रिटन ही ले आइए अंजलि, मुझे इसमें भी दिक्कत नहीं हो रही है, तुम्हें तो सुनना ही है ना, बस सुनते चलो शांति से, ठीक है। अब हमारे जो एक जोड़ी फेफड़े हैं बेटा आपके वक्षीय गुहा में इस तरीके से स्थित होते हैं बेटा कि आपके वक्षीय गुहा का आयतन जैसे भी बदलेगा वो सीधा बेटा आपको फेफड़ों में दिखाई देगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पे स्टार बना करके लिख देती हूँ, फेफड़ों का या फेफड़े वक्षीय गुहा में इस प्रकार से स्थित है, वक्षीय गुहा में इस प्रकार से स्थित है कि वक्षीय आयतन के या वक्षीय गुहा के आयतन में कोई भी बदलाव, कोई भी अगर चेंज होगा वो फेफड़ों में भी दिखेगा, ठीक है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, पीछे की है लेकिन मैंने आपको पहले बता दिया। अब मानव श्वसन तंत्र की बेटा अगर हम बात करें कहाँ से शुरू होता है, इसका पूरा श्वसन पथ आपको पता होना चाहिए। श्वसन पथ से बेटा कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो श्वसन पथ बेटा शुरू होता है आपके कहाँ से, बाएं नासा छिद्र से। तुम्हें पता है आज मैं नींद में भी यही पढ़ा रही थी, इतना मेरे को स्ट्रेस रहता है ना मिशन 100 का एक तो सबसे बड़ा स्ट्रेस होता है कि सुबह 8:45 पे क्लास शुरू है, हालांकि मैंने कल रात को ही बोल दिया था 9 बजे ही रखेंगे हम लोग, तो सबसे बड़ा स्ट्रेस तो ये होता है सुबह 9 बजे क्लास है, तो रात को वैसे ही नींद नहीं आती यार, मैं नहीं उठ पाई तो नहीं पूजा वूजा कर पाई तो नहीं नहा पाई तो थोड़ा सा लगता है, हालांकि मैं क्लास लेट करा दूंगी पर मैं सारे काम करके आऊंगी। फिर मतलब मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ ना 9 बजे की क्लास लेने के लिए कि मुझे ये भी पता है कि मैं छोटी गैस पे दूध अगर रखूंगी बॉईल होने के लिए और मैं अगर गैस को कम रखूंगी तो मेरे को 15 मिनट लगेगा, छोटी गैस पे फुल रहेगा तो 11 मिनट में हो जाएगा, बड़ी गैस पे अगर मैं फुल पे रखूंगी तो 7 मिनट में हो जाएगा, बड़ी गैस पे स्लो करूंगी तो 9.5 मिनट लगता है। मैं इतनी प्रो हो चुकी हूँ मैं एक एक मिनट का सुबह को हिसाब रख के भागती हूँ यहाँ से वहाँ बट लकीली वासु अभी सो रहा है तो सब ठीक है। तो बाएं नासा छिद्र बेटा जिससे हम वायु को अंदर लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या कुछ गलत लिखा है क्या निकिता, मैंने वेंट्रली स्टर्नम ऑफ रिब्स नहीं लिखा है, पुरोस्थी और पसलियां तो लिखी है बेटा अग्रभाग में, हाँ। चालन भाग और विनिमय भाग अभी बता रही हूँ बेटा, श्वसन पथ पर तो चले। तो श्वसन पथ शुरू होता है आपके बाएं नासा छिद्र से, बाएं नासा छिद्र से होते हुए बेटा ये आपके नासा कक्ष में पहुंचता है, ठीक है। नेजल पैसेज से होते हुए नेजल चैम्बर में पहुंचता है, नेजल पैसेज को हिंदी में क्या बोलते हैं यार, नासा पैसेज ही लिख देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ से होते हुए बेटा ये आपके नासा कक्ष तक पहुंचता है, ठीक है। नासा कक्ष से होते हुए बेटा ये पहुंचता है आपके आंतरिक नासा छिद्र। एक बच्ची बोल रही मैम इतना स्ट्रेस हम क्यों नहीं ले पा रहे हैं, यही तो दिक्कत है, जिस दिन तुम्हें एक एक मिनट का हिसाब हो जाएगा उस दिन तुम भी नीट तो उखाड़ ही लोगे। यस वेंट्रल होता है ना मैम वो, अच्छा मैंने अगर अग्र लिख दिया, वो अधर होता है, ओके थैंक यू बेटा, थैंक यू सो मच, ये अधर होता है जो मैंने अग्र लिख दिया, हिंदी की दिक्कत। चलिए अब बेटा आपके हाँ नासा मार्ग बोलते हैं इसको, पैसेज को, थैंक यू सो मच, नासा मार्ग बोलते हैं। नासा कक्ष से होते हुए आंतरिक नासा छिद्र, यहाँ से बेटा ग्रसनी में जाता है, ग्रसनी जो कि उभयनिष्ठ मार्ग है, भोजन प्लस वायु दोनों यहाँ से निकलते हैं, इसलिए ग्रसनी से बेटा ये पहुंचता है आपके कहाँ, श्वास नाल में, ठीक है। और श्वास नाल में भी डायरेक्ट नहीं पहुंचता है, ऊपर मिलता है इसको लैरिंग्स, लैरिंग्स को हम बोलते हैं बेटा कंठ, ठीक है। लैरिंग्स, लैरिंग्स को ही बेटा हम साउंड बॉक्स भी कहते हैं, यहाँ से पहुंचता है बेटा ये आपके श्वास नाल में। जो आपका श्वास नाल होता है बेटा ट्रैकिया, ये श्वास नाल आगे जाकर के दाई व बाई प्राथमिक श्वसनी में विभाजित हो जाता है। ये प्राथमिक श्वसनी बेटा आपके दोनों फेफड़ों में एंटर हो जाती है, प्राथमिक श्वसनी बेटा आगे जाकर के डिवाइड होकर बनाती है आपकी द्वितीयक श्वसनी, ठीक है। द्वितीयक श्वसनी आगे जाकर के बनाती है आपकी तृतीयक श्वसनी, टर्शरी ब्रोंकाई, ठीक है। तृतीयक श्वसनी बेटा आगे जाकर के विभाजित होकर के बनाती है आपकी इनिशियल ब्रोंक्यूल्स यानी कि प्रारंभिक श्वसनिकाएं, क्या बनाती है ये आपकी प्रारंभिक श्वसनिकाएं।
प्रारंभिक श्वसनिकाएं बेटा आगे जाकर के डिवाइड होके बनाती हैं आपकी अंतस्थ श्वसनिकाएं या टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अंतस्थ श्वसनिकाएं जो होती हैं बेटा ये आगे जाकर के डिवाइड होती हैं और बनाती हैं आपकी श्वसनीय श्वसनिकाएं, जिनको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। श्वसनीय श्वसनिकाएं फिर डिवाइड होती हैं और बेटा ये जाकर के आपके कूपिका नलिका, और कूपिका नलिकाएं बेटा जाकर के खुलती हैं कूपिका में। ठीक है, अब यहाँ पे एट्रिया वगैरह बहुत कुछ आता है, वो आपके एनसीईआरटी से बाहर है। ठीक है, कूपिका बेटा वो वास्तविक स्तर है जहां पर गैसों का विनिमय होता है। ठीक है, अब इस एक श्वसन पथ में हम बहुत कुछ कवर करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम कवर करेंगे बेटा ये जो इंपॉर्टेंट है मैं उसको हाईलाइट कर देती हूँ। ग्रसनी जो कि उभयनिष्ठ मार्ग है, जहां से आपका वायु और भोजन दोनों बेटा पास होता है। ठीक है, ग्रसनी जाकर के कंठ में खुलती है, कंठ जिसको कि बेटा हम साउंड बॉक्स भी बोलते हैं। इसको हम साउंड बॉक्स हिंदी में क्या बोलते हैं, ध्वनि पेटिका बोलते हैं। ठीक है, इसको हम ध्वनि पेटिका बोलते हैं, क्योंकि इसी के अंदर बेटा आपके कार्टिलेजिनस कॉर्ड्स होते हैं जो कि आपको बोलने में मदद करते हैं। मुशर्रफ अभी कुछ नहीं छूटा है, चिंता मत करो। ठीक है, ये जो बेटा कंठ है ये आगे जाकर के किस में खुलता है, आपके श्वासनाल में। ठीक है, कंटिन्यू होता है श्वासनाल में। ये श्वासनाल T5 के स्तर पर, पांचवी वक्षीय कशेरुका के स्तर पर जाकर के डिवाइड होती है आपकी दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में। ठीक है, अब यहीं पर हम कुछ चीजें स्टार बना के लिख लें। आपके श्वासनाल से लेकर के प्रारंभिक श्वसनिकाओं तक का जो भाग होता है, प्रारंभिक श्वसनिकाएं ये जो होती है बेटा ये अपूर्ण उपास्थल छल्ले से घिरी रहती है। किससे? इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग्स से, अपूर्ण उपास्थल छल्लों से घिरी रहती हैं। ठीक है, घिरी रहती है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसके आगे जो बेटा आपके अंतस्थ श्वसनिकाएं, श्वसनीय श्वसनिकाएं, यहाँ पर बेटा ऐसे अपूर्ण उपास्थल छल्ले नहीं पाए जाते। और एक चीज, ये जो आपका कंठ है बेटा ये आपकी श्वासनाल है। ठीक है, ये आपकी श्वासनाल है। ठीक है, जो कि अपूर्ण उपास्थल छल्लों से घिरी हुई है। यही श्वासनाल बेटा आपकी डिवाइड हो जाती है T5 स्तर पर दाईं और बाईं प्राथमिक श्वसनी में। ठीक है, इसी में बेटा जो ऊपरी भाग होता है इसी को हम बेटा कंठ कहते हैं। क्या कहते हैं? कंठ। कंठ का जो ओपनिंग होता है इसको हम बेटा ग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? ग्लॉटिस। और इस ग्लॉटिस के ऊपर एक पत्ती नुमा संरचना होती है जिसको हम एपिग्लॉटिस या कंठच्छद कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम? एपिग्लॉटिस या कंठच्छद। ठीक है, कंठच्छद क्यों कहते हैं बेटा? इनका काम क्या होता है? ये आपके ग्लॉटिस को ढक लेती है जब आप खाने को निगलते हो तब। कंठच्छद आपके वायु नाल में आपके खाने के प्रवेश को रोकती है। ठीक है, अब T5 कुछ बच्चे पूछ रहे हैं बेटा, मैं उनको बता देती हूँ। मुझे पावर बैच क्या है शिवानी बेटा, हम यहाँ पे पावर बैच का डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, हम सो सॉरी। और ना मुझे ज्यादा पावर बैच का आइडिया है। ठीक है, मुझे पावर बैच का कोई आइडिया नहीं है। ठीक है, T5 क्या होता है बेटा? आपका जो पीछे आपका कशेरुक दंड है उसमें जो वक्षीय कशेरुकी है जो कि 12 होती हैं, उन वक्षीय कशेरुकी में जो पांचवी वक्षीय कशेरुकी है, इस पांचवी वक्षीय कशेरुकी के स्तर पर आगे आपका जो श्वासनाल है वो डिवाइड होता है, जो दाईं और बाईं फेफड़ों में जाता है प्राथमिक श्वसनी बन करके। ठीक है, अमी थायराइड ग्रंथि वहां पे पढ़ा दूंगी बेटा। हाँ, इसी श्वासनाल के कंठ और श्वासनाल के दोनों तरफ होती है बेटा। ठीक है, बटरफ्लाई शेप्ड होती है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बेटा ये जो श्वसन पथ है इस श्वसन पथ को हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक है, श्वसन पथ जो है बेटा आपका इसको हम दो भाग में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक हो गया आपका चालन भाग, कर लो बात। एक हो गया आपका चालन भाग जिसे हम बोलते हैं कंडक्टिंग जोन। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कंडक्टिंग जोन। और दूसरा हो गया बेटा आपका श्वसन भाग।
तो सबसे पहली बात तो कहाँ से कहाँ तक का कंडक्टिंग जोन होता है, कहाँ से कहाँ तक का रेस्पिरेटरी जोन होता है, आपको वो पता होना चाहिए। तो चालन भाग बेटा आपके बाय नासा छिद्र से शुरू होता है, ठीक है, एक्सटर्नल नेयर्स से शुरू होकर के बेटा आपके अंतस्थ श्वसनिकाएं जो हैं आपकी, अंतिम श्वसनिकाएं जो हैं आपके टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ तक का भाग बेटा आपका चालन भाग कहलाता है। जबकि, और ये नीट में आ चुका क्वेश्चन है, ठीक है, श्वसन भाग बेटा आपकी श्वसनी श्वसनिकाओं से शुरू होकर के आपके कूपिकाओं तक जाता है। श्वसनी श्वसनिकाएं यहाँ से शुरू होकर के आपके कूपिका तक का जो भाग है वो आपका श्वसन भाग है। कौन सी इसमें आपकी इंग्लिश में भी बताइए प्लीज। लो भैया सुन लो। एक्सटर्नल लेयर्स, नेजल पैसेज, नेजल चैम्बर, इंटरनल लेयर्स, ये तो मैं, इसमें तो महारत है मेरी, ठीक है। फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, राइट एंड लेफ्ट प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर आपके इनिशियल ब्रोंक्यूल्स, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, इसके बाद आ जाते हैं आपकी एल्वियोलर डक्ट एंड एल्वियोलाई। ओके, चलो अब बेटा ये जो आपकी कंडक्टिंग और रेस्पिरेटरी जोन है, इसमें कौन सी उपकला पाई जाती है आपको वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। गुड मॉर्निंग। इनमें कौन सी उपकला पाई जाती है बेटा, तो आपके कंडक्टिंग जोन में कौन सा एपिथेलियम पाया जाता है, इसमें बहुत सारे एपिथेलियम पाए जाते हैं। इसी में बेटा आपके कंडक्टिंग जोन में सबसे पहले तो आपकी पक्षमाभि, नीट में आ चुका क्वेश्चन, पक्षमाभि स्तंभाकार या सरल स्तंभाकार उपकला पाई जाती है, पक्षमाभि सरल स्तंभाकार, ठीक है। इसी में बेटा आपकी हम बात करें तो वो वाली जो उपकला है, क्या बोलते हैं उसको हम, पक्षमाभि के अलावा यहाँ पर तब तक यहाँ पे बताए थे मैं, आपकी सरल शल की पाई जाती है आपके ट्रांसपिरेटरी जोन में, सॉरी रेस्पिरेटरी जोन में सरल शल की उपकला पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर गैसों का विनिमय होना है। ये तो बाद में फंक्शन लिखा दूंगी, ठीक है। यहाँ पर बेटा आपकी कूट स्तरित उपकला भी पाई जाती है, ठीक है। इनफैक्ट कूट स्तरित पक्षमाभि उपकला ही पाई जाती है, ठीक है, कूट स्तरित पक्षमाभि स्तंभाकार उपकला, ठीक है। यस, चलिए अब बेटा आपको इनके काम पता होने चाहिए कि कंडक्टिंग जोन का क्या पार्ट होता है और आपके रेस्पिरेटरी जोन का क्या पार्ट होता है, आपको इनके फंक्शंस भी पता होने चाहिए, ठीक है। यहां से भी आपके नीट में क्वेश्चन आ चुका है। जो आपका कंडक्टिंग जोन होता है बेटा, इस कंडक्टिंग जोन के कई सारे काम है। सबसे पहला तो वायु को कूपिका तक पहुंचाना, ठीक है, या आपके श्वसन भाग तक पहुंचाना, ये इसका सबसे पहला काम हो गया, ठीक है। दूसरा काम बेटा इसका क्या होता है, आपका वायु को बाह्य कणों से मुक्त करना। अगर वायु के साथ कोई भी एक्सटर्नल पार्टिकल्स आ रहे हैं तो बेटा उन पार्टिकल्स को ये जो पक्षमाभ हैं ये बेटा उसको ट्रैप कर लेते हैं और उन पार्टिकल्स को आपके लंग्स और एल्वियोलाई तक नहीं पहुंचने देते, ठीक है। श्लेष्मा का ये स्राव करते हैं, ये शिशिका। तो श्लेष्मा स्राव से क्या करते हैं बेटा, श्लेष्मा स्राव से ही तो ये जो भी पार्टिकल्स हैं उनको चिपका लेते हैं, ठीक है। श्लेष्मा स्राव से ही बेटा जो भी एयर अंदर आ रही है उसको ये नम करते हैं, ठीक है। तो वायु को नम करना, ठीक है, उसको ह्यूमिडिफाई करना, ह्यूमिडिफाई करना, ठीक है। और लास्ट बेटा इसका जो फंक्शन है वो है वायु को शरीर ताप तक लाना, बॉडी टेम्परेचर तक लाना, ठीक है। ये हो गए बेटा आपके कंडक्टिंग जोन के पार्ट। और रेस्पिरेटरी जोन का केवल एक पार्ट होता है और वो होता है, यहाँ पर होता है आपका गैसों का विनिमय। यही वो पार्ट है जहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। अब बेटा एक चीज और आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ये जो आपके लंग्स होते हैं, लंग्स बेटा आपके कवर्ड रहते हैं आवरण से, और लंग्स के कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है। लंग्स की कवरिंग को हम प्लूरा कहते हैं, ठीक है। अब ये जो बेटा प्लूरा है, ये जो आपकी प्लूरा है ये दो लेयर में होती है। एक होती है बेटा आपकी
बाहरी परत जिसको हम बोलते हैं पैराइटल प्लूरा, प्लूरा मतलब फुफ्फुसावरण, ठीक है। एक होती है बेटा आपकी विसरल प्लूरा, विसरल प्लूरा मतलब फुफ्फुसावरण जो फेफड़ों की तरफ है, ठीक है। विसरल प्लूरा बेटा फेफड़ों की तरफ होती है, फेफड़ों के समीप, ठीक है। जबकि आपकी पैराइटल प्लूरा जो होती है बेटा ये आपकी पसलियों की तरफ होती है, ठीक है, पसलियों के समीप। और इन दोनों के बीच में बेटा एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम बोलते हैं फुफ्फुसावरणी द्रव्य या प्लूरल फ्लूइड। इसका काम क्या होता है बेटा, जब आपके लंग्स एक्सपैंड और रिलैक्स मतलब कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं, क्योंकि बाहर का अभी हम बात करेंगे श्वसन की क्रियाविधि में, तो उस टाइम पर बेटा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में घर्षण को ये कम करता है, फेफड़ों की सतह पर घर्षण को कम करता है। और अगर फेफड़ों की सतह पर फ्रिक्शन कम होगा, ठीक है, इसका काम क्या है बेटा, घर्षण को कम करना, घर्षण मतलब कि फ्रिक्शन को कम करना, ठीक है। फ्रिक्शन कम होगा तो आपके जो लंग्स हैं वो इजिली एक्सपैंड और रिलैक्स हो पाएंगे, ठीक है। क्लियर है, हाँ, बाह्य और अंतरंग फुफ्फुस आवरण इनको बोल सकते हैं, बिल्कुल सही है। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत? हाँ डन है, यहाँ तक तो किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से कैसे क्वेश्चन बनेंगे धनराज, यहाँ से डायरेक्ट या तो स्टेटमेंट क्वेश्चन आता है या यहाँ से वन वर्ड क्वेश्चन आ जाता है, मतलब ये आ जाएगा कि इनमें से बता दो कौन सा कंडक्टिंग जोन का काम नहीं है, ठीक है। श्वसन पथ का सही या श्वसन मार्ग का सही पथ बता दीजिए, जो अंग है ये सही क्रम में कौन से व्यवस्थित हैं। आप करो तो क्वेश्चंस तभी तो पता लगेगा, बिना क्वेश्चन करे कैसे पता लगेगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। श्वसनांग बेटा मैच दी फॉलोइंग में आ सकते हैं, यस। राइट में 2 खंड और लेफ्ट में 3 खंड होते हैं, उल्टा नहीं बोल रहा बेटा, लेफ्ट में 2 खंड होते हैं, राइट में 3 खंड होते हैं, ठीक है। ठीक है, लेफ्ट में 2 खंड होते हैं, राइट में 3 खंड होते हैं। यहाँ पर कार्डियक नॉच बनी होती है जो कि हार्ट को स्पेस देती है। यहाँ तक क्लियर है? चलो डाउट्स चेक कर लूँ यहाँ तक सब लोगों के, आ जाओ भाई। रीसेंट पे जाऊँ या कॉमन पे जाऊँ? मैम डीपीपी में बहुत कम क्वेश्चन थे, आज वाली डीपीपी में ज्यादा क्वेश्चन दे देना ना प्लीज। निकी टोटल मैंने 36 क्वेश्चन दिए हैं यार एक चैप्टर से, और आज वाली डीपीपी में भी कुछ 14-15 क्वेश्चन हैं, ठीक है। प्रत्येक लंग्स में कितनी कुपिकाएं पाई जाती है? लगभग बेटा 300 मिलियन करके लगाइए। एक्सचेंज जोन को ही रेस्पिरेटरी जोन कहते हैं, बिल्कुल इम्तियाज। आपका पढ़ाया हुआ समझ नहीं आता मैडम राधिका, कोई बात नहीं, आपके पास स्काई सर वाला ऑप्शन है, आपके पास नहाटा सर वाला ऑप्शन है, जिसका पढ़ाया हुआ समझ में आए बेटा पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा कि तुम प्रियंका मैडम से पढ़े थे या स्काई सर से पढ़े थे या नाटा सर से पढ़े थे, किसी टीचर के नाम पे अवार्ड नहीं मिलने वाला भाई। अवार्ड केवल तुम्हें तुम्हारी सक्सेस पे मिलेगा। तो जिसका पढ़ाया समझ में आता है ना राधिका, उससे पढ़ लो, पर पढ़ो, फिर यहाँ टाइम वेस्ट क्यों करियो, भगो यहाँ से। चलो ऑल क्लियर। मैम मैंने 10 जनवरी को बैच लिया था, कम बैक किट बेटा 5 जनवरी वालों का तो वैसे भी अगले हफ्ते आएगा। मैम फिर से रिपीट कर दीजिए, क्या नहीं समझ में आया? हिंदी में कम बैक किट अभी आएगी, फिर से रिपीट कर दीजिए। मैम PYQ प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, बहुत प्रॉब्लम हो रही है, अभी तक कम बैक किट नहीं आई, इसलिए कोई नहीं, जब आएगी एक साथ कर लेना, ठीक है। ये न्यू अपडेट मिशन 100 के बीच में क्यों नहीं आया है? शेयर नेटवर्क, सारा नेटवर्क एक में खत्म हो जाता, पता नहीं बेटा, इसका आइडिया नहीं है। थैंक यू स्वाति। 70% ऋषि मैंने ये पढ़ाया नहीं है, बैकलॉग कवर कर लूँ? हाँ बेटा मिशन 100 से सुमैया आप बैकलॉग क्लियर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जसराज मैंने गुस्सा नहीं किया बेटा, मैंने उस लड़की को ये बोला भैया जहां से समझ में आया वहां पढ़ लो, पर पढ़ लो, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। जब समझ में नहीं आता फिर काहे यहाँ पे 2 घंटे बैठी हुई हो, क्या दिक्कत है? नहीं नहीं ऐसा नहीं है रुद्र यार, स्काई सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, नाहटा सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, मैंने बच्चों से सबकी तारीफ सुनी है। इट्स ऑल अबाउट आपकी किसके साथ ट्यूनिंग बनती है। मैं हर बार तुम लोगों से यही बोलती हूँ यार, सारे टीचर्स अच्छा ही पढ़ाते हैं, बस हमारी ट्यूनिंग किसके साथ बनती है उस पर सारा खेल निर्भर करता है। तो बेटा कितनी सिंपल सी बात है, अगर आपको मेरा पढ़ाया समझ में नहीं आता है राधिका, तो आप दूसरे टीचर्स से पढ़ लो, पर पढ़ो, यहाँ पर टाइम वेस्ट मत करो। आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, लेक्चर के बाद आपको कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। इससे बेटर तुम जाकर स्काई सर के यकीन 1.0 के लेक्चर्स देख लो, कितना सिंपल है यार,
इसमें गुस्सा वाली क्या बात है, ये तो मैं ज्ञान दे रही हूँ, तो तुम लोग ज्ञान नहीं बर्दाश्त कर पाते मेरा। तो दिस इज इट, कंप्लीट हो गया, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं श्वासन की क्रियाविधि की, ठीक है, कोई पॉइंट छूटा तो नहीं है। हाँ, अरे मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं सबको अच्छा नहीं पढ़ा सकती ना यार। हाँ, इसमें क्या दिक्कत है, कैसे पढ़े उनसे। इमाद, अगर आपको स्काई सर से पढ़ना है तो बेटा देखो आप यकीन 1.0 का एक्सेस ले लीजिएगा, वहां पे आपको सर के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे, या लास्ट ईयर का सर का 2.0 का एक्सेस ले लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नाहटा सर से पढ़ना है तो बेटा लास्ट ईयर यूट्यूब पर पूरी सीरीज जो है वो नाहटा सर ने ली हुई है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके राधिका, चलो ऑल द बेस्ट बेटा, कुछ नहीं छूटा। ओके रुद्र, चलिए श्वासन की क्रियाविधि की बात करते हैं। तो मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, श्वासन की क्रियाविधि, श्वासन 2 स्टेप में होता है, सबको क्लियर है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन। सारे डाउट बाद में देख लो पूजा, इतना तो आप लोग मुझे इजाजत देंगे, ठीक है। इनहेलेशन और एक्सहेलेशन, पूरी श्वासन की क्रियाविधि में बहुत इंपॉर्टेंट जो रोल है बेटा वो है आपके वक्षीय गुहा का, ठीक है। मैंने अभी आपको सबसे पहले बताया था कि आपके फेफड़ों के पास कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने की क्षमता खुद से नहीं है, ठीक है, लेकिन आपके फेफड़े आपके वक्षीय गुहा में इस तरीके से व्यवस्थित है कि आपके वक्षीय गुहा में कोई भी अगर आयतन का कम और ज्यादा बदलाव होता है, उस कंडीशन में बेटा वो आपके फेफड़ों में डायरेक्ट रिफ्लेक्ट होता है, सीधा प्रतिबिंब होता है, ठीक है। तो अब यहां पर आपके वक्षीय गुहा में कौन कौन सी ऐसी मसल्स हैं जो हेल्प करती हैं आपको इस पूरी श्वासन की क्रियाविधि में। तो वक्षीय गुहा में बेटा, अब श्वासन की क्रियाविधि हम 2 एक होता है बेटा आपका सामान्य श्वासन जिसे हम बोलेंगे नॉर्मल ब्रीदिंग, एक होता है बेटा आपका बलपूर्वक श्वासन जिसे हम बोलते हैं फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। एक हो गया आपका नॉर्मल ब्रीदिंग, सामान्य श्वासन, और दूसरा हो गया आपका बलपूर्वक या फोर्सफुल ब्रीदिंग, ठीक है। अब नॉर्मल ब्रीदिंग में बेटा आपकी डायाफ्राम, ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग में डायाफ्राम और डायाफ्राम के साथ बाह्य अंतरा परशुक पेशियां जिसे हम अंतरा ही बोलते हैं ना, परशुक पेशियां जिन्हें हम बेटा EICM बोलते हैं, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल, ये हेल्प करती हैं आपको नॉर्मल ब्रीदिंग में, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फोर्सफुल ब्रीदिंग की यानी कि बलपूर्वक श्वासन की, उस कंडीशन में आपकी ये तो मसल्स हेल्प करेंगी, ठीक है। इस कंडीशन में आपका डायफ्राम और EICM तो हेल्प करती ही करती हैं, लेकिन यहां पर आपकी IICM आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां और आपकी उदर पेशियां भी हेल्प करती हैं आपको फोर्सफुल ब्रीदिंग में, ठीक है। यहां तक क्लियर है? थैंक यू अक्षरा, यहां तक क्लियर है। तो नॉर्मल ब्रीदिंग में आपका डायफ्राम की मसल्स जिनको हम फ्रेनिक मसल्स कहते हैं और आपकी बाह्य अंतरा परशुक पेशियां, अब अंतरा परशुक पेशियां क्या होती हैं, आपकी पसलियों के बीच में पाई जाने वाली पेशियों को हम अंतरा परशुक पेशियां कहते हैं, ठीक है। ये आपकी पसलियां हैं, ठीक है, ये आपकी रिब्स हो गई, ठीक है। आपके रिब्स के बीच में बेटा जो पेशियां पाई जाती हैं 2 तरीके की है, एक हो गई आपकी EICM बाह्य अंतरा परशुक पेशियां, दूसरी हो गई बेटा आपकी ये हो गई बेटा आपकी IICM या आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां। ये दोनों बेटा आपको हेल्प करती हैं बलपूर्वक में, डायफ्राम भी करता है और आपके उदर यानी कि पेट वाले भाग में जो, उसे पूरा लिखो अमरजीत, लो भैया लिख लो, EICM इज एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स, इंग्लिश में चलेगा बेटा अमरजीत, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल इज IICM, ठीक है, इंटरकोस्टल मसल, और IICM हो जाएगा आपका इंटरनल इंटरकोस्टल मसल, आंतरिक अंतरा परशुक पेशियां। ओके बेटा अमरजीत, क्लियर है, ठीक है। अब अंतः श्वसन और निश्वसन 2 स्टेप में आपका श्वसन होता है क्या है बेटा, देखो बहुत सिंपल है, आपको
श्वासन के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको अगर वायु अंदर लानी है तो आपको एक सांद्रता प्रवणता बनानी पड़ेगी। आपको सांद्रता प्रवणता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। ठीक है, कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, या यहाँ पर आप दाब प्रवणता लिख लो। ठीक है, आपको प्रेशर ग्रेडियंट बनाना पड़ेगा। आपको प्रेशर ग्रेडियंट, ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंस। ठीक है, ग्रेडियंट का मतलब होता है डिफरेंस बनाना पड़ेगा। ठीक है, प्रवणता या अंतर, आपको एक दाब का अंतर पढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, बनाना पड़ेगा। अगर आपको वायु अंदर ले जानी है तो आपको अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा बाहर की तुलना में, तभी तो वायु अपने अधिक प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ जाएगी। सिमिलरली अगर आपको निश्वसन करना है, आपको बाहर सांस छोड़नी है, तो आपको अंदर के प्रेशर को इतना बढ़ाना पड़ेगा कि वायु अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ आ जाए। सिर्फ इतनी सी बात है। ठीक है, क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप करिए। अगर आपको इनहेल करना है, अंतः श्वसन करना है, वायु को अंदर ले जाना है, तो आपको अंदर, क्योंकि कोई भी एयर अपने हाई से लो प्रेशर की तरफ ही जाएगी, तो आपको अंदर का प्रेशर कम करना पड़ेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर की तुलना में। ठीक है, और अंदर का प्रेशर, प्रेशर और वॉल्यूम इनडायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, सबको पता है। प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। यस, जो आपका दाब होता है वो आपके आयतन से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा अगर आपको अंदर का प्रेशर कम करना है तो आपको अंदर का वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। उल्टा, अगर आपको अंदर का प्रेशर बढ़ाना है तो आपको वॉल्यूम को कम करना पड़ेगा। डन? यहां तक सबको क्लियर है? अब आ जाइए बेटा यहाँ, बहुत सिंपल है। जब हम अंतः श्वसन करते हैं, ठीक है, आप यहाँ पर क्या देख पा रहे हैं बेटा, अंतः श्वसन के दौरान इनहेलेशन जब हो रहा है, जब आप वायु को अंदर ले रहे हैं बेटा, उस टाइम पर आपको यहाँ पर क्या हो रहा है, वायु अंदर आ रही है, दिख रही है ना सबको। वायु अंदर आने के लिए यहाँ पर बेटा हमने क्या किया, अंदर का आयतन बढ़ाया। आयतन बढ़ा तो अंदर जो दाब था वो कम हो गया, और ये सब फेफड़ों के अंदर की बात कर रही हूं मैं। ठीक है, फेफड़ों में बेटा आयतन बढ़ेगा तो अंदर का प्रेशर कम हो जाएगा, अंदर प्रेशर कम होगा तभी तो वायु बाहर से अंदर आएगी। सिंपल। और निश्वसन में यानी कि एक्सहेलेशन में क्या हो रहा है बेटा, एक्सहेलेशन में उल्टा हो रहा है। एक्सहेलेशन करने के लिए आपको वायु को बाहर भेजना है, तो उसके लिए बेटा आपने क्या किया, वायु को बाहर भेजने के लिए आपने फेफड़ों में, फेफड़ों के अंदर, ठीक है, आपने आयतन को कम किया, और आयतन कम करने के लिए आपने अंदर का, आयतन कम करते ही आपने अंदर का दाब बढ़ा दिया, तो एयर अपने ज्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ चली जाएगी। डन? चलो अब यही चीज बेटा हम ऐसे समझ लेते हैं, इसका पूरा मैकेनिज्म शॉर्ट में लिखाऊंगी, पूरा नहीं लिखाऊंगी, देखो सीधी बात है। ठीक है ना? आइए बात करते हैं बेटा आपके अंतः श्वसन यानी कि इनहेलेशन की, और निश्वसन यानी कि एक्सहेलेशन की। ठीक है, निश्वसन या बहिश्वसन एक ही चीज होता है, एक्सहेलेशन की। क्या होता है दोनों के दौरान ये देखिएगा। अंतः श्वसन की शुरुआत कहां से होती है बेटा, आपका जो डायाफ्राम है, डायाफ्राम का संकुचन होता है। डायाफ्राम की जो मसल्स हैं उनका संकुचन होता है। नॉर्मल आपका डायाफ्राम कैसा होता है, गुंबदाकार। ठीक है, नॉर्मली आपका विश्राम अवस्था में जो डायाफ्राम है, ठीक है, डायाफ्राम बेटा आपका विश्राम अवस्था में, ठीक है, विश्राम अवस्था में ये गुंबदाकार होता है। ठीक है, गुंबदाकार होता है, डोम शेप्ड होता है इस तरीके से। ठीक है, अब बेटा जब हम इनहेलेशन की शुरुआत करते हैं तो उसकी शुरुआत ही होती है बेटा आपके डायफ्राम की मसल्स के संकुचन से। जैसे ही आपके डायफ्राम की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आपका डायफ्राम फ्लैट हो जाता है। ठीक है, डायफ्राम का संकुचन होगा तो बेटा डायफ्राम चपटा हो जाएगा। ठीक है, डायफ्राम चपटा हो जाएगा। डायफ्राम चपटा होगा बेटा तो आपके अग्र पश्च भाग का जो डायमीटर है वो बढ़ेगा। ठीक है, आपका अग्र पश्च
भाग में आयतन बढ़ेगा, ठीक है, एक्सेस बढ़ेगा तो उसका वॉल्यूम भी बढ़ेगा। इसके बाद बेटा आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं, बाह्य अंतरापरशु पेशियां, उनका संकुचन होगा, ठीक है। जब आपकी बाह्य अंतरापरशु पेशियों का संकुचन होगा तो बेटा आपकी जो पसलियां और उरोस्थी हैं, ठीक है, स्टर्नम, ये बेटा बाहर और ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है, ऊपर की ओर गति करेगा, जिसकी वजह से बेटा आपका अधर पृष्ठ या पृष्ठ अधर भाग का जो आयतन है वो भी बढ़ेगा। पृष्ठ अधर भाग का आयतन भी बढ़ेगा। पृष्ठ अधर भाग का आयतन जो है बेटा वो भी बढ़ेगा। तो आपका अग्रपश्च आयतन पहले ही बढ़ गया, पृष्ठ अधर आयतन, तो ओवरऑल आयतन बढ़ गया ना, ठीक है। तो यहाँ पर आपका बेटा कुल वक्षीय आयतन बढ़ा कि नहीं बढ़ा? ओवरऑल थोरैसिक वॉल्यूम आपका इंक्रीज हुआ। टोटल आयतन बढ़ा तो बेटा आपका फुफ्फुसीय आयतन भी बढ़ा, ठीक है। आपका अंतरा फुफ्फुसीय, इंट्रा पल्मोनरी अंतरा फुफ्फुसीय आयतन भी बढ़ा, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बोला था फेफड़ों में बदलाव आपके वक्षीय आयतन से डायरेक्ट प्रतिबिंब होगा, ठीक है। अंतरा फुफ्फुसीय आयतन बढ़ेगा। अंतरा फुफ्फुसीय आयतन बढ़ने की वजह से फेफड़ों के अंदर जो वायु दाब है, अंतरा फुफ्फुसीय यानी कि फेफड़ों के अंदर वायु दाब जो होगा बेटा वो कम हो जाएगा, और अंदर का प्रेशर कम होते ही वायु बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, अंतःश्वसन। समझ में आया? तो सबसे पहले आपका डायफ्राम का संकुचन हुआ, एंटेरो पोस्टीरियर एक्सिस का डायमीटर बढ़ा, आयतन बढ़ा। फिर आपकी जो एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं इन्होंने संकुचन किया, तो आपका उरोस्थी और पसलियां आगे और ऊपर की तरफ आ गई, बाहर और ऊपर की तरफ आ गई, तो आपका पृष्ठधर भाग का एक्सेस और डायमीटर बढ़ा। ओवरऑल आपका थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ गया। थोरैसिक वॉल्यूम बढ़ेगा तो डायरेक्ट आपके फेफड़ों में रिफ्लेक्ट होगा, तो आपके फेफड़ों का भी आयतन बढ़ गया, और अंदर का आयतन बढ़ते ही प्रेशर कम हो जाएगा। अभी तो हमने बताया आयतन बढ़ेगा तो प्रेशर कम हो जाएगा, और अगर बेटा अंदर प्रेशर कम हो गया है किसके कंपैरिजन में? बाहर के कंपैरिजन में, तो एयर आपके बाहर से अंदर की तरफ आ जाएगी, और इसी को बेटा हम अंतःश्वसन कहते हैं। क्लियर है? 3D क्यों दिखाना है इरम, इसका क्यों दिखाना है इसका 3D? अब उसका उल्टा कर लो निश्वसन में। निश्वसन में क्या होता है? हाँ, इसको इसी सीक्वेंस से पढ़ना है, बिल्कुल राधिका। बेटा देखो मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको जहां समझ में आया वहां जाके पढ़ो, प्लीज अपना टाइम वेस्ट मत करो बेटा, प्लीज। आप यहाँ पे 2 घंटे की क्लास भी करोगे, आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, तो बेटा देखो आपका टाइम वेस्ट होगा, मुझे गिल्ट होगा कि क्यों बच्चा यहाँ पे अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, क्योंकि अब ये टाइम वेस्ट वाला रहा ही नहीं है। अब आप ट्राई नहीं दे सकते कि इस फैकल्टी से भी पढ़ के देख लें, इससे भी पढ़ के देख लें, नहीं, जिसका समझ में आता है आप उसी से पढ़ो, ठीक है। अब टाइम वेस्ट मत करो, डन। चलो देखेंगे, बाद में दिखा देंगे। अभी अंतःश्वसन कंप्लीट है, इसका उल्टा बेटा निश्वसन में हो जाता है। तो निश्वसन की शुरुआत कहाँ से होती है? आकाश यार सब कुछ तो हिंदी में लिख रही हूँ, क्या इंग्लिश लिख रही हूँ बेटा? इससे ज्यादा हिंदी और क्या होती है? ये एरोज भी ऊपर नीचे पूरा पूरा लिखूं क्या? बढ़ना घटना? हाँ मैम, फेफड़े और फुफ्फुसीय में क्या अंतर है? एक ही चीज है भाई, फेफड़ों को ही फुफ्फुस कहते हैं अमी। 2.0 में अलग लिखा है, कुछ अलग नहीं लिखा है। 2.0 में बस मैंने पहले मैंने बताया अक्षीय वो डायमीटर बढ़ा है, डायमीटर के बाद बेटा मैंने आयतन बढ़वाया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी में लिखा है, पर छूटा कुछ भी नहीं है, सब कुछ ऑन द पॉइंट है। नीट में आपका एज इट इज बनेगा, एज इट इज बनेगा। तो राधिका नाहटा सर का ट्राई कर लो, उनका वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। हाँ डन। अरमान अनीस दूसरे देश का है, अंग्रेज है। चलिए अब बात करते हैं बेटा निश्वसन। वायु बाहर कब निकलेगी? जब अंदर का प्रेशर बढ़ेगा। अंदर का प्रेशर बढ़ाने के लिए अंदर का हमें आयतन कम करना पड़ेगा। अंदर का आयतन कम कैसे होगा? तो इसकी शुरुआत होती है बेटा जब आपके डायाफ्राम का शिथिलन होता है, और जब आपका डायाफ्राम शिथिल होगा, ठीक है, शिथिल मतलब कि रिलैक्स होगा, ठीक है। यार यकीन 2.0 में ना मैंने अंग्रेजी भी लिखाई है, यहाँ पे मैं सिर्फ हिंदी चल रही हूँ, ठीक है, पर बोल मैं दोनों रही हूँ, ठीक है।
चलिए, तो डायफ्राम का शीतलन होगा, तो पहले जो डायफ्राम ऐसे चपटा हो गया था कॉन्ट्रैक्टेड फेज में, अब वो वापस से बेटा आपका गुंबदाकार हो जाएगा। ठीक है, तो डायफ्राम बेटा आपका कैसा हो जाएगा, डायफ्राम आपका गुंबदाकार हो जाएगा, गुंबदाकार यानी कि डोम शेप्ड हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बेटा आपका अग्र पश्च भाग में, अग्र पश्च भाग में जो आयतन है बेटा वो घटेगा। आयतन कैसा होगा, वॉल्यूम कम हो जाएगा, क्योंकि जो डायफ्राम ऐसा था, यहाँ पे आपका क्लेविकल है, ये ऐसा हो गया, तो वॉल्यूम कम हुआ कि नहीं हुआ, एरिया कम हुआ, वॉल्यूम भी कम होगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा जो आपकी एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स हैं EICM, इनमें भी शिथिलन होगा। EICM में जब बेटा शिथिलन होगा तो आपका जो पसली पिंजर है, स्पेशली जो आपकी उरोस्थी और पसलियां जो बेटा बाहर की तरफ आई थी, ये वापस अपनी जगह पे पहुंच जाएंगी, है ना। पसलियां और उरोस्थी बेटा अपनी जगह पहुंच जाएंगी, यानी कि अंदर व नीचे की ओर गति करेंगी। जब उरोस्थी और पसलियां अंदर और नीचे की तरफ जाएंगी तो आपके पृष्ठधर, यानी कि अभी बाहर की तरफ आई थी, अब ये अंदर और नीचे पहुंच गई, तो बेटा आपके पृष्ठधर भाग का आयतन भी कम होगा। ठीक है, पृष्ठ अधर भाग का आयतन भी कम होगा। 2.0 में बेटा मैंने वायुमंडलीय दाब वगैरह भी मेंशन किया है, यहाँ पर मैंने नहीं किया है, यही डिफरेंस मुझे समझ में आ रहा है। ठीक है, अब बेटा आपका ये वाला आयतन कम हो गया, ये वाला आयतन भी कम हो गया, तो कुल वक्षीय आयतन कम हो गया। ठीक है, कुल वक्षीय आयतन जो होगा बेटा वो घटेगा। टोटल जो पल्मोनरी वॉल्यूम है बेटा वो घटेगी। कुल वक्षीय आयतन घटेगा तो आपके फेफड़ों में दिखेगा ये, तो अंतरा फुफ्फुसीय, इंट्रा पल्मोनरी वॉल्यूम जो है बेटा वो भी घटेगा, और अंदर का वॉल्यूम घटेगा तो अंदर का प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, अंदर जो वायु है उसका प्रेशर बढ़ जाएगा। अंतरा फुफ्फुसीय दाब जो है बेटा वो बढ़ेगा, और जब अंदर का दाब बढ़ेगा तो एयर बाहर आ जाएगी, और इसी को बेटा हम बोल देंगे निशोषण। मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ आज आप लोगों से। मिशन 100, NCERT लाइन बाय लाइन, उम्मीद, इनको ना बेटा हम रिवीजन बैचेस के नाम से जानते हैं। किस बैच से जानते हैं, रिवीजन बैचेस के नाम से। धन्यवाद अर्चना। रिवीजन का मतलब क्या होता है, कभी तुम लोगों ने गौर किया है, पता नहीं। रिवीजन दो शब्दों से मिलकर बना है। विजन मतलब देखना, और री का मतलब होता है दोबारा। तो प्रभु रिवीजन हो रहा है मतलब हम चीजों को दूसरी बार पढ़ रहे हैं। तो अगर आप मुझसे ये उम्मीद रखेंगी मैं वो वाली स्पीड रखूं जो मैंने 1.0, 2.0, 3.0 में रखी हुई है पिछले सालों में या इस साल में, बेटा वो पॉसिबल नहीं है। और रिवीजन के लिए ही होता है क्या क्या, आपका पॉडकास्ट रिवीजन के लिए है, माइंड मैप रिवीजन के लिए है, आपका NCERT लाइन बाय लाइन रिवीजन के लिए है, NCERT लाइन बाय लाइन रिवीजन के लिए है, मिशन 100 रिवीजन के लिए है, और जो आपका उम्मीद आएगा ये भी रिवीजन। ये सारे रिवीजन बैचेस होते हैं बेटा। यू कांट एक्सपेक्ट अस टू गो इन डिटेल इन ऑल दीज बैचेस। आप हमसे ये उम्मीद नहीं कर सकते कि हम इन सारे बैचेस में डिटेल में पढ़ाएंगे, लेकिन मैं छोड़ कुछ भी नहीं रही हूं, बस उतना मैं टाइम दे करके नहीं पढ़ा पा रही हूं। और ये चीज बेटा आपको समझनी पड़ेगी। आप बताइए, हम दिमाग पे कुछ लिखा तो है नहीं, हमारे माथे पे लिखा है, दिख रहा है क्या कुछ? हम पागल हैं जो जुलाई से बैच स्टार्ट किए हुए हैं, वो अब तक हमारे खत्म नहीं हो पा रहे, 4 चैप्टर अभी भी उसमें बच रहे हैं, और हम जनवरी में वही चीज शुरू करके 3 महीने में उतने ही डिटेल में तुम्हें पढ़ा देंगे। कैसे? तुम खुद सोचो, तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास एक टॉपिक को पढ़ने के लिए 1 महीना है, उसी टॉपिक को पढ़ने के लिए 1 दिन है, तो तुम्हारी स्पीड क्या होती है बेटा? हाउ कुड यू एक्सपेक्ट हमसे वो चीज कि हम 2.0 या 1.0 वाली स्पीड से आपको मिशन 100 में, NCERT लाइन बाय लाइन में, उम्मीद सीरीज में पढ़ाएंगे? नहीं पढ़ा सकते।
समझो ना। अरे मैं अच्छा पढ़ाती हूँ ना, मुझे पता है। नहीं पढ़ाती होती तो आज यहाँ नहीं होती। 13 साल हो गए हैं, सिर्फ ऑनलाइन ऑनलाइन नहीं पढ़ा रही हूँ, 7 साल ऑफलाइन पढ़ाया है। जो ऑफलाइन में अच्छा नहीं पढ़ाता ना, उसको निकाल दिया जाता है कि मैडम आपको नहीं दे सकते बैच, बच्चा आपको लेने को ही तैयार नहीं है। समझ रहे हो? तो 7 साल जयपुर जैसी जगह में पढ़ाया है, हिंदी माध्यम इंग्लिश माध्यम, 400-400 की भीड़ में पढ़ाया है। एक एक बैच में 400-400 बच्चा होता था। तुम लोगों को ऑनलाइन में बैच में हजारों बच्चा है। अरे प्रियंका मैं गुस्सा नहीं हो रही हूँ यार मैं समझा रही हूँ। गुस्से में लग रही हूँ क्या? हाँ, जो बच्चे समझते हैं बेटा वो रिवीजन कर रहे हैं हमारे साथ। जो नहीं समझते हैं बेटा, क्या बोलूं मैं? कौन समझाए बताओ? कनीज फातिमा कौन समझाए आपने? ऑनलाइन में आप फिर भी कोई भी आके पढ़ा के जा सकता है, रेटिंग दे देते हो तुम लोग तुम्हारे हिसाब से। या ऑफलाइन में ऐसा नहीं होता है। ऑफलाइन में अगर आपने 2 क्लास से ज्यादा नेगेटिव फीडबैक दे दिया ना, तो आपको बैच ही नहीं दिया जाता है। बैच ही नहीं दिया जाता है। और उस ऑफलाइन में मैंने 7 साल पढ़ाया है बेटा। 2013 अक्टूबर से पढ़ा रही हूँ मैं। 2013 अक्टूबर, 7 अक्टूबर 2013 से मैंने जयपुर में पढ़ाना शुरू किया था। उससे पहले भी मैं पढ़ाती थी, पर उससे पहले ये था कि मैं तब हॉस्टल में रहती थी। 11th-12th के बच्चे, कुछ लड़कियां थी मेरे पास तब। वो सोचो, भोपाल में जो लोग रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं हबीबगंज के आसपास रहती थी। और वो लड़कियां जो मुझसे, वो कोलार से आती थी, कोलार से। जिनको नहीं पता है भोपाल का शायद, वो 20 किलोमीटर दूर से ड्राइवर और गाड़ी लेकर के आती थी। और जिस दिन दिक्कत होती थी, वो ड्राइवर के साथ दादी जी आती थी मुझे लेने के लिए कि मैडम आज आप चलो। समझ रहे हो? तो 13 से तो मैं ऑफिशियली कोचिंग लाइन में हूं, लेकिन उससे पहले भी मेरी छोटी सिस्टर जो आज एमडी एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है, ठीक है, एनेस्थेटिस्ट है, वो बेटा 2007 का बता रही हूं मैं, जब वो 9th क्लास में थी, 9th स्टैंडर्ड में थी। उसका पूरा बैच, उसका पूरा बैच, जो उसके बैच के 13-14 टॉपर बच्चे थे लाइन से, वो 13-14, वो सबसे पहला साल था जब मैंने बच्चों को पढ़ाया था होम ट्यूशन, जिसको मतलब घर में आते थे मेरे पढ़ने के लिए। वो क्यों? क्योंकि मैं अपनी छोटी बहन को पढ़ाती थी, वो टॉप किया करती थी। तो बाकी यार तेरे को एनिमल किंगडम कैसे याद है? तो उसने कहा यार दीदी ने पढ़ाया है, मार के पढ़ाती हैं दीदी, बहुत गंदी है। तो उन्होंने कहा हम भी पढ़ेंगे तेरी दीदी से। तो सोचो उसकी क्लास के सारे टॉपर बच्चे, उसकी क्लास के सारे टॉपर, चाहे वो लड़कियां थी वो चाहे, सारे बच्चे मेरे पास पढ़ते थे, सारे। भोपाल के पास, आप सागर जिले से अंशुला है? नो, सागर पता है मुझे, मेरी सिस्टर ने वहीं से एमबीबीएस किया। ठीक है ना? तो आप लोग समझो बेटा इस चीज को। मैं ऑफिशियली 2013 से पढ़ा रही हूँ, लेकिन मैं ट्यूशंस 2007 से पढ़ा रही हूँ, जब मेरा खुद का ही 12th खत्म हुआ था। अपनी ही बहन को पढ़ाती थी, बहन का ही पूरा बैच आ गया, बस वहीं से मैंने पढ़ाना शुरू। और छोड़ दो मैं तुम्हारे सामने इतिहास सबूत रखूं, मैं बीडीएस करती थी, मेरे बैच में 100 बच्चे थे। 100 में से हम फर्स्ट ईयर में केवल 29 बच्चे पास हुए। कैन यू बिलीव? 100 में से फर्स्ट ईयर में हम केवल 29 बच्चे पास हुए थे। और बाकी के जो 71 बच्चों को बैक लगी थी, 6 महीने, किसी को कुछ, किसी किसी को तो 1.5-1.5 साल भी लग गए अनीश मैं मार दूं, आशीष कुमार मैं मार दूंगी तेरे को। मैं अपने ही बैचमेट्स को ट्यूशन पढ़ाया करती थी, जो बीडीएस मेरे साथ के थे, मेरी उम्र के थे, मेरी क्लास के थे, जिनको बैक लग गई थी। मैं उनसे, मतलब मैं उनको पढ़ा, एंड दे यूज्ड टू चार्ज मी फॉर दैट। वो मेरे को पैसे दे करके मुझसे पढ़ते थे, प्रियंका तू पढ़ा दे। क्यों पढ़ती थी मैं? ये मतलब क्यों मुझे वो पैसा देंगे? मैं उनकी सीनियर थी क्या? नहीं, वो मेरे बैचमेट थे। कैन यू बिलीव? बीडीएस से। तो मुझे पता है मैं अच्छा पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये बोलती हूँ कि मैं 100% बच्चों को सेटिस्फाई नहीं कर सकती। 100 बच्चा क्लास में बैठा है, मैं 100 के 100 को अच्छा नहीं पढ़ा सकती बेटा। आप भी इस चीज को समझो। हर बच्चे की अपनी समझ होती है, हर बच्चे की अपनी कैचिंग पावर होती है। किसी को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा जो मैं पढ़ा रही हूँ, किसी को बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। समझ रहे हो? तो ये मेरा ही नहीं बेटा, ये सबका होता है, सबका। कोई भी टीचर 100% सेटिस्फैक्शन रेट नहीं दे सकता, नहीं दे, आइडियली तो नहीं दे सकता कि किसी भी टीचर का पढ़ाई हुआ कोई भी टॉपिक बिल्कुल ही एकदम ही समझ में आ जाए हर बच्चे को, नहीं।
हो सकता है 99 बच्चों को समझ में आ जाए, एक बच्चा रह जाए कि वो तो मैडम ने सब अच्छा पढ़ाया लेकिन एक पर्टिकुलर टॉपिक मुझे एवोल्यूशन नहीं समझ में आया मैडम का पढ़ाया हो सकता है, समझे। तो बस मैं ये कह रही हूं, ये सब बोलने का मेरा कारण ये है कि आप इसको रिवीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए कि आपका रिवीजन हो रहा है। अब आप पहली पहली बार बैठे नहीं, हम बिल्कुल दुनिया से अज्ञान है, आज हम जूलॉजी के महारथी बन के निकलेंगे मिशन 100 की इसी क्लास से, वो पॉसिबल नहीं है बेटा। ठीक है, ये उनके लिए जिनके पास नोट्स हैं, ये उनके लिए जिन्होंने कभी ना कभी तो पढ़ा है, छूट गया है। उस टाइम पर हम पैदा ही हुए थे हैं कृष्ण, तो तुम जितने साल के हो उसमें और जोड़ दो 16-17 साल। तो मैं तो बोलती हूँ सही उम्र पे मेरी शादी हुई होती तो तुम्हारे से 2-4 साल छोटे ही मेरे बच्चे होते, ये 3 साल की औलाद लेके नहीं बैठी होती मैं। चलो, नासा प्रकोष्ठ बोलते हैं किसको, नेजल पैसेज को। भाई इतनी हिंदी तो एनसीईआरटी में भी कोनी भाई। चलिए, ये क्लियर हो गया बेटा सबको। तो अंतः श्वसन और निश्वसन, अंतः श्वसन में क्या होता है, एयर अंदर आती है, निश्वसन में एयर बाहर जाती है। और एयर अंदर और बाहर जाने के लिए हमें केवल अंदर का आयतन बदलना है, और आयतन बदलेगा बेटा तो फिर दाब भी बदल जाएगा, समझे, है ना। इनहेलेशन करना है, आयतन बढ़ाना है, दाब कम हो जाएगा, बाहर से एयर अंदर आ जाएगी। एक्सहेलेशन करना है तो अंदर का बेटा जो आयतन है उसको कम करना पड़ेगा, दाब बढ़ाना पड़ेगा, एयर अंदर से बाहर चली जाएगी। चलिए, अब आपके पास ये क्षमता है कि आप अपने श्वसन की दर को कम और ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए सामान्य श्वसन दर कितनी है। ठीक है, नॉर्मल रेस्पिरेटरी रेट क्या होता है बेटा आपका, 12 से 16 प्रति मिनट। ठीक है, 1 मिनट में हम 12 से 16 बार सांस लेते हैं, और इसको हम कम और ज्यादा भी कर सकते हैं। भोपाल से आप क्लास ले रहे हैं प्रिंस, नाइस। अब बेटा श्वसन संबंधी कुछ आयतन और क्षमताएं देख लेते हैं। तो 4 आयतन हैं, वॉल्यूम्स, और 5 क्षमताएं हैं, कैपेसिटीज। ठीक है, तो कैपेसिटीज, ठीक है। आयतन की अगर हम बात करें बेटा, टाइडल वॉल्यूम पूरा लिखना है, तुम लोग को कितना भी समझा लो, जो आ रही है आयतन, टाइडल वॉल्यूम, डेफिनेशन नहीं लिखूंगी। अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, IRV, निश्वसन सुरक्षित आयतन, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ERV, and last is अवशिष्ट आयतन, रेजिडुअल वॉल्यूम, RV। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस उठा करके देखेंगे तो बेटा आप पाएंगे कि इस टॉपिक से लगभग हर दूसरी साल क्वेश्चन आया है। टाइडल वॉल्यूम, अंतः श्वसन सुरक्षित आयतन, निश्वसन सुरक्षित आयतन और अपशिष्ट आयतन। टाइडल वॉल्यूम क्या होती है बेटा, नॉर्मल सांस ले रहे हो ना अभी सब, किसी की रुक गई इतना सब कुछ सुन के, यस, नॉर्मल अभी जब आप सांस ले रहे हो तो आपके अंदर और बाहर कितनी एयर जा रही है उसको बेटा हम टाइडल वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, और ये बेटा आपकी 500 मिलीलीटर होती है। ठीक है, नॉर्मली कितना अंदर ले रहे हो, 500 ml अंदर जा रहा है, 500 ml बाहर आ रहा है, फिर 500 ml अंदर जा रहा है, फिर 500 ml बाहर आ रहा है, दिस इज टाइडल वॉल्यूम। ठीक है, अगर एक
अंतः श्वसन या एक निश्वसन में बेटा आप 500 ml अंदर और 500 ml बाहर ले रहे हो, तो 1 मिनट में, ठीक है, 1 मिनट में बेटा आप 12 से 16 बार सांस लेते हो। तो 12 इंटू 500, 6000 से लेकर के आप 8000 मिलीलीटर सांस को अंदर ले रहे हो, इतना ही बाहर ले रहे हो। अंशुल रुक गई सांस ठीक है, समझ में आया कि नहीं? यहाँ पर आप लोगों को दिक्कत नहीं, कुछ बच्चे बोले मैडम ये दिक्कत, थोड़ा डीप में समझा देना। दिक्कत नहीं, आप भूल जा रहे हो, कंफ्यूज क्यों हो रहे हो यार, नॉर्मल याद रखो ना। जैसे हाँ स्पायरोमीटर भी बताऊंगी चिंतामन इसी में, ठीक है। नॉर्मल सांस ले रहे हो, 500 ml अंदर जा रहा है, 500 ml बाहर जा रहा है, 500 ml अंदर जा रहा है, 500 ml बाहर, टाइडल वॉल्यूम। अब इस 500 ml के अलावा आप जब बलपूर्वक श्वसन लेंगे तो कितना अंदर जाता है? यस, 500 ml के अलावा बलपूर्वक अंतः श्वसन में 500 ml के अलावा कितना अंदर जाता है बेटा? 2500 से 3000 मिलीलीटर, ठीक है। हम बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं, ठीक है, ले सकते हैं 500 ml सामान्य श्वसन के दौरान, ठीक है। ये 500 के अलावा आप इतना और अंदर ले सकते। इसी तरीके से निश्वसन सुरक्षित आयतन आप 500 ml के अलावा जबरदस्ती कितना बाहर निकाल सकते हैं? तो ये बेटा आप 1100 से 1000 से 1100 ml बलपूर्वक बाहर कर सकते हैं, लेकिन वही 500 के अलावा, ठीक है। 500 के अलावा आप जबरदस्ती 1000 से 1100 बाहर और निकाल सकते हैं। और सब कुछ निकालने के बाद भी 1100 से 1200 ml आपके फेफड़ों में बचती है, ठीक है। ये आपके फेफड़ों में बचती ही बचती है। आप कितना भी बाहर निकालने की कोशिश कर लीजिए तो भी 1100 से 1200 ml आपके फेफड़ों में बचेगा, अवशिष्ट यानी कि बचा कुचा आयतन। ये क्लियर है? चलिए अब हम अगर बात करें आपकी कैपेसिटीज की, ठीक है, क्षमताओं की, तो क्षमताएं बेटा आपकी 5 तरीके की हैं। कौन कौन सी हैं बेटा? तो सबसे पहली हो गई आपकी अंतः श्वसन क्षमता, जिसे हम बोलेंगे इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी या आईसी, ठीक है। आपके पास कितनी एयर अंदर लेने की क्षमता है? तो भाई साहब मेरे पास तो टीवी प्लस आईआरवी है, मैं 500 ml और 2500 से 3000 ml अंदर ले सकती हूँ। मतलब मैं एक बार में 3 से 3500 ml अंदर ले सकती हूँ। बलपूर्वक खींच रही हूँ तो पहले मैंने 500 ली, उसके बाद मैंने 2500 3000 और ले ली। दूसरा है बेटा आपकी निश्वसन क्षमता, निश्वसन क्षमता जिसको हम बोलेंगे एक्सपिरेटरी कैपेसिटी या ईसी। एक्सपिरेटरी कैपेसिटी मतलब मैं टोटल कितना बाहर निकाल सकती हूँ, तो मैं 500 ml के अलावा निश्वसन सुरक्षित आयतन निकाल सकती हूँ, तो टीवी प्लस ईआरवी, ठीक है। फिर आती है बेटा मेरे पास जैव क्षमता। जैव क्षमता से तो इतने क्वेश्चन आए हैं भैया, पता नहीं क्यों एनटीए वालों को इतना पसंद है ये वाइटल कैपेसिटी। जैव क्षमता क्या होता है बेटा आपका? बलपूर्वक निश्वसन के बाद आप टोटल कितना अंदर ले सकते हो। तो अगर आपने बलपूर्वक निश्वसन कर दिया मतलब आपने ये आरवी छोड़ के सब कुछ निकाल दिया, ठीक है। तो आरवी छोड़ के आप ये सब कुछ अंदर ले सकते हो ना, तो वाइटल कैपेसिटी क्या हो जाएगी आपकी? टीवी प्लस आईआरवी प्लस ईआरवी। या हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि बलपूर्वक अंतः श्वसन के बाद आपके पास ये है, ये है, ये है, ठीक है, ये सब कुछ है। आपने बलपूर्वक अंतः श्वसन कर लिया तो ये दोनों तो पहले से अंदर था,
500 ml आपने नॉर्मल लिया, आपने बलपूर्वक अंतर श्वसन कर लिया तो आपने IRV भी ले लिया। बलपूर्वक अंतर श्वसन के बाद आप मैक्सिमम कितना निकाल सकते हो, तो इसको छोड़ के आप सब कुछ निकाल सकते हो, आया नहीं? तो ये हो गया बेटा आपका जैव क्षमता। बलपूर्वक अंतर श्वसन के बाद आप मैक्सिमम कितना एयर बाहर निकाल सकते हो, या बलपूर्वक निःश्वसन के बाद आप मैक्सिमम कितना एयर अंदर ले सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है बेटा आपका कार्यशील फंक्शनल रेसिडुअल अपशिष्ट क्षमता, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं FRC फंक्शन। अच्छा, रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, ठीक है, रेसिडुअल का मतलब क्या होता है, बचा हुआ, लेकिन वो बचा हुआ जिसमें आपका कुछ अभी भी फंक्शनल है। ये डिलीट कैसे हो गया भाई साहब, इसकी आई लग रही है मेरे को। वॉल्यूम RV, और RV कितना होता है बेटा आपका 1100 से 1200, ठीक है। तो क्रियाशील कार्यशील, भैया तुम मेरी हिंदी की टेस्टिंग कर लो। क्रियाशील अवशिष्ट आयतन, ठीक है, क्रियाशील अवशिष्ट क्षमता मतलब, अपशिष्ट क्षमता मतलब रेसिडुअल वॉल्यूम, रेसिडुअल तो यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है, लेकिन ऐसा अपशिष्ट जिसमें अभी भी कुछ काम में आ सकता है, जो बच्चा तो है लेकिन इसमें अभी भी काम वाली एयर भी है, तो ये तो कभी बाहर नहीं निकलेगी, लेकिन ERV तो हम निकाल सकते हैं। तो ERV प्लस RV आपका फंक्शनल रेसिडुअल। फिर आती बेटा आपकी फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, फेफड़ों की कुल क्षमता, टोटल लंग कैपेसिटी, टोटल आपके लंग्स में कितनी एयर आ सकती है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं TLC। और ये कितनी आ सकती है, सब मिला दो, आ ही सकती है, PV प्लस IRV प्लस ERV प्लस RV, ठीक है बेटा, इंपॉर्टेंट है ये, आपके नीट में यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है, और आता ही है, ठीक है, आप किसी भी साल का अदरवाइज बेटा है। आगे बढ़े, चलिए लास्ट टॉपिक है आज का, एक मिनट, वॉल्यूम 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 वॉल्यूम, आज का लास्ट टॉपिक है बेटा आपका गैसों का विनिमय। इससे पहले मैं एक चीज और आपको बता दूं कि एक स्पाइरोमीटर नाम का डिवाइस होता है बेटा। स्पाइरोमीटर जो है ये आपके सारे के सारे गामा को लेकर गाते चले। स्पाइरोमीटर नाम का बेटा जो डिवाइस है ये बेटा आपके अपशिष्ट आयतन को छोड़कर, अपशिष्ट है अवशिष्ट है जो भी है, अवशिष्ट आयतन के अलावा अन्य सभी आयतनों को माप सकता है, यानी कि मेजर कर सकता है। डन। वॉइस प्रॉब्लम क्या हो रही है सुमित, और भी किसी को लग रहा है क्या? FRC और बता दो चेतन। देखो, फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी मतलब, रेसिडुअल मतलब बची हुई, पर ऐसी बची हुई जिसने पीपल्स में ही बेटा हमारा सेंटर पड़ता था फ्रेंड्स, ऐसी बची हुई जिसमें से कुछ वायु अभी भी आप यूज कर सकते हो। तो जब बची हुई है तो उसमें आपका रेसिडुअल वॉल्यूम तो है ही है, लेकिन इसमें आपका एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी है। इसमें से आप एक्सपिरेटरी को बाहर निकाल सकते हो लेकिन RV को नहीं निकाल सकते, इसीलिए हम इसको फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी कहते हैं, FRC कहते हैं, ठीक है। और क्या नहीं बताया बेटा, वाइटल कैपेसिटी बता तो दिया, एक बच्चा बोला मैडम आपने VC नहीं बताया, वॉइस प्रॉब्लम है, रुक जाओ चेंज कर देते हैं। अब तो नहीं है, देख लो एक बार बेटा, चेंज कर लेते हैं माइक, ऐसी क्या दिक्कत है भाई, होते ना हो होते। यस प्रिंस, देखा है भैया, गए हैं, बहुत गए हैं वहां पे। डन। आगे लास्ट टॉपिक फॉर टुडे इज
आपका डिफ्यूजन ऑफ गैसेस या एक्सचेंज ऑफ गैसेस। मैम क्लास आपकी लाइव ही रहेगी क्या? डिपेंड करता है, जिस दिन रिकॉर्ड हो जाएगी रिकॉर्ड भेज देंगे, नहीं तो लाइव लेने में क्या दिक्कत है। वैसे बैच का जो फॉर्मेट है वो रिकॉर्डेड का ही है, ठीक है, तो कभी रिकॉर्डेड आ जाए तो मर मत जाना। वाइटल कैपेसिटी क्या होता है अरुण, मैंने बताया तो बेटा, वाइटल कैपेसिटी आपका टोटल आप कितना इनहेल कर सकते हो बलपूर्वक निश्वसन के बाद, या टोटल आप कितना एक्सहेल कर सकते हो बलपूर्वक इनहेलेशन के बाद। तो टीवी प्लस आईआरबी प्लस ईआरबी, ये क्या है, ये व्हाट इज दिस, व्हाट इज। हाँ, आगे बढ़ते हैं बेटा। डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बेटा आपकी बॉडी में यहां होता है, ठीक है, कहाँ? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस आपका विसरण झिल्ली के द्वारा होता है। किससे होता है? विसरण झिल्ली के द्वारा। ये जो आपकी विसरण झिल्ली होती है जिसको हम डिफ्यूजन मेम्ब्रेन कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन आपकी 3 परतों से मिलकर बनी है, ठीक है, ये 3 लेयर्स में बनी होती है। और कौन कौन सी है बेटा वो 3 लेयर्स? सबसे पहली देखो ये दिख रही है आपको, ये ठीक है, कूपिका की तरल शल की उपकला, सिंपल स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वियोलाई, और इसको हम न्यूमोसाइट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूमोसाइट्स। दूसरा बेटा, और तीसरा हो गई, आप देख सकते हैं ये रक्तवाहिनी की तरल शल की उपकला, रक्तवाहिनी की तरल शल की उपकला, और रक्तवाहिनी की सरल शल की उपकला को बेटा हम एंडोथीलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोथीलियम। और इन दोनों के बीच में बेटा प्रेजेंट होती है आपकी आधारी झिल्ली या आधारी तंत्र। तो ये 3 लेयर्स मिलकर के आपका विसरण झिल्ली बनाती है। ओके सोनी, अब विसरण झिल्ली की बेटा 3 लेयर के बनने के बाद भी कुल मोटाई जो होती है, कुल मोटाई जो होती है वो 1 मिलीमीटर से कम होती है, ठीक है। अब ये जो गैसों का विसरण होता है, इस विसरण को 3 कारक हैं जो कि अफेक्ट करते हैं, ठीक है। 3 कारक जो विसरण को प्रभावित करते हैं, ठीक है, डिफ्यूजन को अफेक्ट करते हैं। कौन कौन से हैं बेटा वो 3 कारक? सबसे पहला हो गया बेटा आपका विसरण झिल्ली की मोटाई, ठीक है। सबसे पहला क्या हो गया बेटा? विसरण झिल्ली की मोटाई, थिकनेस ऑफ डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। विसरण झिल्ली की मोटाई जितनी मोटी होगी बेटा उतना धीमी गति से विसरण होगा, आया नहीं? अगर झिल्ली मोटी है तो विसरण धीरे होगा, ठीक है। दूसरा बेटा आपका दाब प्रवणता या सांद्रता प्रवणता। सांद्रता प्रवणता का मतलब होता है बेटा कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। क्या होता है? कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस। जितना ज्यादा दाब प्रवणता होगी उतना तीव्र गति से विसरण होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर एक तरफ एयर प्रेशर है 100, दूसरी तरफ है 10, 90 का डिफरेंस है ना, जल्दी से 100 से 10 में आ जाएगी। वहीं बेटा एक तरफ एयर प्रेशर है आपका 100, दूसरी तरफ है 90, तो धीरे धीरे आएगी क्योंकि डिफरेंस मात्र 10 का है, ठीक है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा प्रेशर में या कॉन्सेंट्रेशन में उतनी जल्दी बेटा एयर एक जगह से दूसरी जगह डिफ्यूज होगी। अब तीसरा बेटा जो कारण है वो है गैसों की घुलनशीलता, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस। जो गैस जितनी ज्यादा घुलनशील होगी उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगी, ठीक है। जितनी जल्दी गैस घुलेगी उतनी जल्दी वो एक जगह से दूसरी जगह चली जाएगी, ठीक है। यस दिनेश, हमारे प्रत्येक फेफड़ों में 300 मिलियन एल्वेलाइज लगभग पाई जाती है, ठीक है। हाँ,
पहली बार है ना, इसलिए थोड़ी दिक्कत है, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन फिर आप इस पर 100% डिपेंडेंट मत रहो, ठीक है। पहली बार है तो आप पहले जाकर के यकीन के लेक्चर्स देख लो, ठीक है। क्विक रिवीजन के लिए आप ये कर सकते हो, या आप पहले एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन देख करके और फिर थोड़ा ये और अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। क्लियर है बेटा। तो विसरण झिल्ली 3 लेयर्स से मिलकर के बनती है। पहली हो गई बेटा आपकी सरल छल की उपकला कुपिका की, जिसे हम न्यूमोसाइट्स कहते हैं। दूसरी हो गई बेटा आपकी सरल छल की उपकला इधर रक्तवाहिनी की, जिसे हम एंडोथीलियम कहते हैं। और तीसरा बेटा इनके बीच में पाया जाने वाला आपका ये आधारी तत्व, ठीक है। तो 3 लेयर्स मिलकर के विसरण झिल्ली या डिफ्यूजन मेम्ब्रेन बनाती हैं, और 3 लेयर्स से बनने के बाद भी इसकी कुल मोटाई बेटा 1 मिलीमीटर से कम होती है। लेकिन कई सारे ऐसे कारक हैं जो गैसों के विसरण को अफेक्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला हो गया विसरण झिल्ली मोटाई। जितनी मोटी झिल्ली होगी उतना धीरे विसरण होगा। दूसरा, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा गैसेस के प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन में, उतनी जल्दी डिफ्यूज होगा। और तीसरा बेटा, जो गैस जितनी जल्दी घुलेगी उतनी जल्दी डिफ्यूज करेगी, ठीक है। और इसी में घुलनशीलता में आपको पता होना चाहिए कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की जो घुलनशीलता है ऑक्सीजन की तुलना में 20 से 25 गुना ज्यादा होती है, ठीक है। चलो, अब हमारी बॉडी में बेटा गैसों का विनिमय 2 जगह पर होता है, ठीक है। पहला होता है बेटा आपके कूपिका व रक्त के बीच, ठीक है। ये प्राथमिक स्थल हो गया, प्राइमरी साइट ऑफ डिफ्यूजन हो गया आपके एल्वियोलाई और ब्लड के बीच। और सेकेंडरी साइट ऑफ डिफ्यूजन जो होता है बेटा, वो होता है आपके रक्त और कोशिका के बीच या ऊतक के बीच, ठीक है। 2 जगह पर बेटा बॉडी में डिफ्यूजन होता है। और जो डिफ्यूजन है ये आपके कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस पर डिपेंडेंट होता है, ठीक है। मुख्यतः बेटा ये आपके सांद्रता प्रवणता यानी कि कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब होता है बेटा डिफरेंस, इसको आप हिंदी में अंतर बोल सकते हो, ठीक है, या अंतर, ठीक है। और जो अभी मैंने आपको बताया, आपके पास पहला ऑप्शन है बेटा ए, जहां पर गैस को यहां से पहले केस से दूसरे में जाना है। यहाँ पर आपका बेटा एयर प्रेशर है 100 mm ऑफ Hg, और दूसरी जगह है बेटा 20 mm ऑफ Hg। तो ये तो क्लियर है कि 100 से 20 की तरफ जाएगी आपकी एयर, ठीक है। एयर कहाँ से कहाँ जाएगी बेटा, 100 से 20 की तरफ जाएगी ना, अधिक से कम सांद्रता की तरफ। दूसरा केस जो है बेटा हमारे पास, वो है आपका एक जगह एयर है जहां पर प्रेशर है बेटा आपका 80 या 100 ही लेकर चलते हैं, रिलेट करना इजी रहेगा, 100 mm ऑफ Hg। यहाँ पर है बेटा 70 mm ऑफ Hg। तो ये भी क्लियर है कि मैडम एयर आपके 100 से 70 की तरफ ही जाएगी, अधिक से कम सांद्रता की तरफ। लेकिन ज्यादा फास्ट स्पीड में कहां पर एयर मूव करेगी बता दो, ए केस में जल्दी जाएगी या बी केस में जल्दी डिफ्यूज होगी? हाँ बताइए। सांद्रता प्रवणता मतलब कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कितना है। पहले केस में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस है 100 में से 20 हटा दो 80। दूसरे केस में कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंस कितना है, 100 में से 70 हटा दो 30। तो कौन से केस में बेटा गैस जल्दी डिफ्यूज होगी, ए में या बी में? हाँ भैया हमें जबलपुर पता है, मेरे पढ़ाए बहुत सारे बच्चे जबलपुर में, वो कौन सा नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज वहां से पढ़े हुए हैं, पास भी हो चुके हैं, एमबीबीएस हो गई है, पीजी कर रहे हैं बेटा, एक ऑर्थो में कर रहा है ए, ठीक है। तो यहाँ पर डिफ्यूजन जल्दी होगा, डिफ्यूजन फास्ट होगा, डिफ्यूजन तो दोनों जगह होगा, यहाँ पर फास्ट होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर प्रेशर डिफरेंस ज्यादा है, ठीक है। तो हमें बस यही प्रेशर डिफरेंस बनाना है। तो अब आप यहाँ पर देख सकते हैं
ठीक है, इसको हम नीचे ही ले आते हैं, हम यहाँ पे ही देख सकते हैं, हमें बस प्रेशर डिफरेंस ही तो बनाना है। तो आपकी बॉडी में ये आपकी वायु कूपिका हो गई, ठीक है, ये आपका टिश्यू हो गया, दिस इज टिश्यू, ये हो गई आपकी कूपिका, ठीक है। अब बाहर क्या है आपका वातावरण, तो इसको हम वायुमंडल बोलते हैं ना, एटमॉस्फेयर, वायुमंडल। ये हमें पता है कि वायुमंडल में वायु प्रेजेंट है। वायु क्या है, एयर, एयर क्या है, गैसों का मिश्रण, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है। एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, मूविंग एयर इज कॉल्ड विंड, है ना। तो एयर क्या है बेटा, मिक्सचर ऑफ गैसेस या गैसों का मिश्रण। इसी एयर में एक होता है एयर का प्रेशर जिसको हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। अब इस एयर के प्रेशर में हर एक गैस का अपना एक प्रेशर होगा ना, ऑक्सीजन का अपना प्रेशर है, नाइट्रोजन का अपना प्रेशर है, कार्बन, तो किसी भी एक गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ दैट पर्टिकुलर एयर या उस एक गैस का आंशिक दाब कहते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं हम इसको, आंशिक दाब या पार्शियल प्रेशर, ठीक है। और किसी भी एक गैस के प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन का भी यहाँ पे डिस्कस नहीं करना है, ठीक है। 600 पे अटक गए हो, मेहनत करो, 650 तक खींचो। एयर में बेटा ऑक्सीजन का जो पार्शियल प्रेशर है वो 159 है, mm ऑफ Hg, बार बार नहीं लिखूंगी mm ऑफ Hg, एक बार लिख रही हूँ। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो पार्शियल प्रेशर है बेटा ये मात्र 0.3 mm ऑफ Hg है। आपके कूपिका में, एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज 104 mm ऑफ Hg, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर इज 40, ठीक है। आपके टिश्यूज में जहां पर ब्रेकडाउन हो रहा है ग्लूकोज का, जिसकी वजह से आपका ऑक्सीजन यूज हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना होगा 45, ठीक है। ये वैल्यूज आपको एज इट इज याद होनी चाहिए। अब क्या होता है बेटा, आपका ब्लड जो कि यहां से ऑक्सीजनेट होकर के आ रहा है आपके टिश्यूज में, ठीक है। पिंक कलर से मैंने इसलिए बताया क्योंकि मतलब ये आपका ऑक्सीडेशन, इसका मतलब क्या बोलेंगे, ऑक्सीजनेशन हो चुका है, ऑक्सीजन लेकर आ रहा है, तो ये आपका ऑक्सीजनित रक्त है, ठीक है। ये आपका ऑक्सीजनित रक्त या ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, और इसमें ऑक्सीजन का आंशिक दाब होता है 95 और कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब होता है 40, ठीक है। यहां पर बेटा जब ये ब्लड आपका रीऑक्सीजनेट होकर के जाएगा, रीऑक्सीजनेट होकर के जाएगा, तो इस रीऑक्सीजनित रक्त का, रीऑक्सीजनित रक्त में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कितना होगा, कम, कितना होगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका 40 और कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा 45। ये आपको एज इट इज याद रखना है। अब देख लो हमने क्या बोला, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतनी जल्दी डिफ्यूज होगी एयर, है ना। तो ऑक्सीजन बेटा आपके पिंक कलर से दिखा दूं, ठीक है, ऑक्सीजन 159 से 104 की तरफ आएगी, ऑक्सीजन 159 से 104 की तरफ आएगी, बदले में कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 0.3 की तरफ जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड 40 से 0.3 की तरफ जाएगी। आपके एल्वियोलाई लंग्स के अंदर ऑक्सीजन बेटा आपके 104 से 40 की तरफ आएगी, 104 से 40 की तरफ आएगी और ये हो जाएगा 95, और कार्बन डाइऑक्साइड बेटा आपके 45 से 40 की तरफ जाएगी, हाँ या नहीं, अधिक से कम सांद्रता की तरफ, यस।
दे रही हूँ। जब ये ऑक्सीजनेट होके ब्लड पहुंचेगा आपके सेल्स में, टिश्यूज में, तो ऑक्सीजन बेटा 95 से 40 की तरफ आ जाएगी, 95 से 40 की तरफ आ जाएगी। बदले में कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ चली जाएगी। समझ में आया कि नहीं? यही चीज बेटा आपके इस टेबल में दी हुई है। एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन 159, आपके एल्वेलाई में 104, 159 से 104 की तरफ जाएगी। ऑक्सीजनित रक्त, अनऑक्सीजनित रक्त जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, तो 104 से 40 की तरफ आएगी, और ये 40 से ऑक्सीजनित होकर के 95 हो जाएगा। ये 95 वाला जब आपके टिश्यूज में जाएगा तो ये 40 की तरफ मूव करेगा। टिश्यूज में बेटा ये यूज हो रहा है, टिश्यूज में C6H12O6 का ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेकडाउन हो रहा है ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा बन सके। तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी और ऑक्सीजन यहाँ पर घटेगी, तभी तो ऑक्सीजन अंदर आ रही है। और कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ गई है तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड 45 से 40 की तरफ जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड कम है, ऑक्सीजन ज्यादा है। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड टिश्यू से ऑक्सीजनेटेड ब्लड में आएगी तो ये ब्लड कैसा हो जाएगा? डीऑक्सीजनेट हो जाएगा। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ जाएगा और ये एज इट इज पहुंच जाएगा आपके वायु कूपिका में, जहां पर 40 है आंशिक दाब, तो 45 से 40 की तरफ चली जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड, और आपके फेफड़ों से बेटा ये बाहर निकल करके एनवायरमेंट में, जहां पर ऑक्सीजन का आंशिक दाब मात्र 0.3 mm of Hg है। डन? क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट आज का लेक्चर, जिसमें हमने क्या क्या कवर कर लिया। यही चीज बेटा आपके इस डायग्राम में दी हुई है, ठीक है, कुछ भी अलग नहीं है। तो आज हमने क्या क्या कवर कर लिया बेटा? आज हमने बात कर ली सबसे पहले परिचय, ठीक है, फिर हमने बात की है श्वसनांग अलग अलग जीवों में कौन से होते हैं और क्यों अलग अलग होते हैं। फिर हमने बात की बेटा मानव श्वसन तंत्र की, ठीक है, मानव श्वसन तंत्र के बाद बेटा हमने बात की आपकी श्वासन की क्रियाविधि की। श्वासन की क्रियाविधि देखने के बाद जिसमें हमने अंतःश्वसन निःश्वसन के बारे में जिक्र किया कैसे होता है। फिर हमने बात की आपकी श्वसन संबंधी आयतन व क्षमताएं डिस्कस कर ली है हमने। आधे से ज़्यादा चैप्टर आज हो गया है, कल नहीं होगा इतना लंबा। श्वसन संबंधी आयतन और क्षमताएं हम लोगों ने डिस्कस कर ली है। इसके बाद बेटा हमने बात किया गैसों का विनिमय, ठीक है। एनसीईआरटी में मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं छूटा है, ज़्यादा ज़रूर बता दिया होगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, होमवर्क में आज आपको मिलेगी DPP 1 अपलोड हो गई है, बच्चे मुझे बता रहे थे, ये तो कर ही लेना, ठीक है। और इसके अलावा हो सके तो कल पढ़ के आइएगा, तो जल्दी रिवीजन होएगा तो और अच्छा है, और नहीं पढ़ सकते हैं कोई बात नहीं, मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। लेकिन जो पहली बार पढ़ रहे हैं बेटा, मैं उनसे कहूंगी कि प्लीज आप पढ़ करके आइए कहीं से। कुछ नहीं पढ़ सकते तो आप NCERT लाइन बाय लाइन देख करके आइए। उम्मीद की सीरीज लास्ट ईयर की है, पिछले से पिछले साल मैंने पढ़ाया था, वहां से उठा के देख लीजिए, समझ में आएगा। फिर यहाँ आएंगे तो रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। हाँ, यकीन 2.0 में ये 4 लेक्चर में पढ़ाया था, तो बेटा डिफरेंस है ना, समय जो समय के हिसाब से नहीं बदलेगा, समय उसे बदल देगा। कम समय में आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, है ना, यही तो अंतर है। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलेंगे कल फिर सुबह 9 बजे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। और रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुकना नहीं है बेटा, ये सोच के कि नहीं हो रहा, होगा, ठीक है। कांटों पे चलना है तुम्हें, अब नींद के साथ थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना है, थोड़ा, बहुत ज्यादा नहीं। आपको अपने डाउट्स के साथ कॉम्प्रोमाइज करना है कि खुद पर डाउट हो रहा है, आई विल गिव यू ना, खुद पर डाउट हो रहा है कि कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सोच के कि नहीं मुझे करना ही है, दूसरा तो ऑप्शन है ही नहीं। लो भैया तुम वासु को देख लो, सो के उठ के आए हैं गंदे बच्चे उधर। हेलो, से गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग तोतले, भाग यहाँ से। तोतला है ये। चलिए, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। सुरीली तो नहीं है लेकिन ठीक है, तुम लोगों के लिए निकाल देती हूँ जैसी भी है।